चैप्टर 1 रीबॉर्न। दिल्ली सड़कों पे इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था। वहीं एक लड़का सीधे अपने घर जा रहा था और सोच रहा था कि अगर मैं भी आमिर होता तो वो लोग मुझे बली नहीं करते और मैं भी आज अच्छे से दादू का ख्याल रखता। ये लड़का है आर्यन शर्मा जी, दिल्ली से थोड़ी ही दूर एक गाँव का लड़का है। ये गाँव से दिल्ली तक साइकिल से आता है और इसीलिए उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी वजह से आज उन्होंने उसका साइकिल छीन लिया, जिसके वजह से आज उसे पैदल अपने घर जाना पड़ रहा है। वो अपने आप से बोल रहा था, मैं किसी काम का नहीं हूँ, सभी लोग बहुत ही मतलबी है। उद्धरण चिन्ह। वह चाहता था कि जाकर अभी आत्महत्या कर ले, पर फिर उसे दादाजी का ख्याल आने लगा, जिसके वजह से उसने अपना पालन ड्रॉप कर दिया। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और वह सीधे आकर आर्यन के ऊपर गिर गई। उसके बाद जब आर्यन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा तो उसे किसी की आवाज़ आई, देखिए मैं आपके बेटे नहीं बचा सकता, मैं ही क्या, राजकुमार को कोई और भी नहीं बचा, अब इनका बचाना नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। तभी वो औरत बोली, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह आदमी बोला, देखिए गायत्री बहन, मैं आपको अपनी छोटी बहन मानता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता बाप, बस। उद्धरण चिन्ह। तभी उनके कानों में आर्यन की करने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर तो उसके कानों में एक राहत सी मिल गई। वो दौड़ते हुए आर्यन के पास गई और बोली, बेटा आप कैसे हो, प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलो। तभी आर्यन ने धीरे धीरे अपना आंखें खोला। पहले तो उद्धरण चिन्ह उसे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन जब उसने अपना आंखें पूरी तरह खोला तो उसके सामने एक 35 साल की बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। आर्यन समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या है। उस औरत ने राजघराने की जैसी कपड़े पहना हुआ था। तभी वो औरत बोली, बेटा तुम कैसे हो। तब उसे याद आया कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी, पर वह कैसे बचा उसे समझ में नहीं आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारियां आने लगी। तभी उसने उसके सर में कसके दर्द करने लगा। तभी वो औरत बोली, आर्यन बेटा तुम्हें क्या हुआ है। तभी वो वैद्य बोला, छोटी रानी राजकुमार को थोड़ी देर अकेले छोड़ दे, उनका बचना ही भगवान का आशीर्वाद है, आप उनकी शुक्रिया करें। और हाँ, अभी राजकुमार का शरीर बहुत कमजोर और है, इसीलिए इन्हें अभी आराम करने दे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह वैद्य वह से चला गया। उसके जाने के बाद वो औरत आर्यन के माथे किश किया और वह से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, मैं हूँ कहा। और ये औरत मुझे अपना बेटा क्यों बोल रही थी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ याद आने लगी। उसने अपने यादों को संभाला तो उसे पता चला कि वह अभी पृथ्वी पर नहीं है, वह इस वक्त किसी और ही दुनिया में आ गया है और यहाँ पे जीने के लिए मार्शल आर्ट सीखना पड़ता है, जिनकी वह अभी जिसके बॉडी में है उसका नाम भी आर्यन शर्मा है। और जो औरत अभी थी वो उसकी माँ गायत्री शर्मा है। वेब लोग अभी रैजादा परिवार में रहते हैं, जो उसके माँ का घर है। उसके यादों में उसके पिता का कोई भी याद नहीं था। तभी उसे पता चला कोई वह भी मार्शल आर्ट के शुरुआती लेवल पर भी नहीं था कि वह मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, इसीलिए सब उसके मजाक उड़ाते हैं। वैसे भी वह इस फैमिली से नहीं था, इसीलिए सब उसको बेकार बोलते थे। इसे सब रायजादा परिवार में सब कलांक मानते थे, इसीलिए उसके यहाँ के पहले बड़े बुजुर्ग के पोते ने उसकी ये हालत की थी, इसी वजह से उसकी जान चली गई थी। तभी उसमें धरती वाला आर्यन आ गया। आर्यन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे के कानों में प्यारी आवाज़, हेलो होस्ट। उद्धरण चिन्ह। तभी ने चारों तरफ देखा और हैरान हो गया था। फिर बोला, कौन सामने आप जो भी है। तभी वो आवाज़ बोली, होस्ट मैं आपके अंदर ही हूँ, क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तभी आर्यन बोला, कौन हो तुम और तुम हो कौन। तभी वो आवाज़ बोली, होस्ट मैं एक एडवांस आर्टिफिशियल असिस्टेंट हूँ, मुझे आपके दिमाग में फिट किया गया है। उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन हैरान होकर बोला, तुम एक आर्टिफिशियल असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरे दिमाग में किसने फिट किया है। तभी वो आवाज़ बोली, होस्ट मुझे ये नहीं पता, पर मैं आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बना सकती हूँ, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करते हो। उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन बोला, क्या तुम मुझे दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बना सकती हो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। आवाज़ बोली, पहले आपको मुझे एक्सेप्ट करना होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन बोला, मुझे एक्सेप्ट है। उद्धरण चिन्ह। तभी आवाज़ आई, होस्ट को लॉक किया जाता है। होस्ट क्या आप मेरा कोई नाम देना चाहते हैं। तभी आर्यन बोला, ज़ारा, तुम्हारा नाम ज़ारा होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर ज़ारा बोली, होस्ट मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, इस नाम को सेव किया जाता है। होस्ट मैं पूरी तरह से आपसे जुड़ चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन बोला, कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी ज़ारा बोली, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। तभी ज़ारा बोली, होस्ट मैं आपको इसके लिए आपको 10 पॉइंट्स देना होगा, जो कि आपके पास नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो ज़ारा बोली, आपको पॉइंट्स के बदले टास्क पूरा करना होगा, या आप सोने के सिक्के से पॉइंट्स बदल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन, अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम मुझे उधर दे दो और पॉइंट्स आने पर काट लेना। तो ज़ारा बोली, ओके होस्ट। उसके बाद उसके हाथ में सफ़ेद रोशनी चमकने लगी और एक स्क्रॉल उसके हाथ में आ गया। तभी ज़ारा बोली, इससे आप अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने पास समेट कर रख सकते हैं और अपनी बॉडी की ताकत को बढ़ा सकते। उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन ने फाटक से स्क्रॉल
मुंह खोला तो उसमें एक मेथड था अपने बॉडी को स्ट्रांग करने का। आर्यन ने उस मेथड को पढ़कर कल्टिवेशन करने लगा। चट्टू एरियन का प्रतिज्ञा। हीलिंग पोशन पीने के बाद जब आर्यन का दर्द से हालत खराब हो गई थी तब आर्यन ज़ारा से बोला, प्लीज़ कुछ करो, मेरी हालत खराब होती जा रही है, मुझे लग रहा है कि जैसे कि मेरा पूरा बॉडी अभी फट जाएगी। तभी ज़ारा बोली, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आर्यन बोला, कोई तो उपाय होगा। तभी ज़ारा बोली, होस्ट ऊपर तो है पर इसके लिए आपको 10 कॉइन खर्च करनी होगी, उसके बाद आपका मैं एक मेथड दूंगी जिससे आपका कल्टिवेशन भी बढ़ जाएगा। तभी ज़ियान बोले, जो करना है जल्दी करो। उसके इतना कहते ही आर्यन के हाथों में एक सफ़ेद रोशनी में बॉक्स पड़ा हुआ था। आर्यन से जल्दी से उस बॉक्स को खोला, उसमें से एक स्क्रॉल निकला। आर्यन ने जब उसे पढ़ा तो उसमें बॉडी रेफिनिशिंग की तकनीक थी। आर्यन चरण उस तकनीक के तरीके से कल्टिवेशन करने लगा, तभी उसके बॉडी से सुनहरी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। फिर उसके ऊपर एक पावरफुल बरियार बन गई थी। ज़ियान कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर उस हीलिंग पोशन को अभजरब करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। वह इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के 3 लेवल पर पहुंच गया था। आपको बता दें कि आर्यन जिस दुनिया में था उसे नाम मारियस मारियास में मार्शल आर्ट के 7 स्टेज थे और हर स्टेज के 7 लेवल थे। इसके बारे में हमें बाद में पता चलाएगा। वही आर्यन शुरुआती स्टेप बॉडी रिफाइनिंग के 3 लेवल पर आ गया था। इसी के साथ उसके अंदर 9 हाथियों का बल। वैसे एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के पास तीसरे लेवल पे मात्र 6 हाथियों का बल होता था, पर आर्यन का बॉडी के पास सुनहरी शक्तियां के साथ साथ परफेक्ट कल्टीवेशन मेथड भी था, इसीलिए वो एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के पास नहीं था। वही मार्शल आर्टिस्ट अलग अलग तत्व होते हैं, उसमें सबसे रेयर तत्व रोशनी आवर अंधेरा होता है, जहां आर्यन के पास रोशनी की ताकत थी जिससे वह हर बुराई को खत्म कर सकता था। चलते हैं कहानी की तरफ। आर्यन ब्रेक थ्रू करके जैसे ही बिस्तर पर गया तभी अंदर आ गई और उन्होंने उसके लिए कुछ मेडिकल हब्स के साथ आए और उन्होंने अपने हाथ से उसे खिलने लगी थी। ये सब देखकर आर्यन की आंखों में अंशु आ गए, क्योंकि उसे अब पता चला कि माँ क्या होती है। पिछले जन्म में भी उसकी माँ बाप एक्सीडेंट ही गया था, तभी से उसको उसके दादाजी ने बड़े मुश्किल से पला था और जब उसकी बड़ी आई तो भगवान ने उसे उठा लिया। अभी वह एरियन को ये सब खिला भी रही थी कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। वेब लोग बार बार बोल रहे थे कि हम किसी बहरी खून को रायजादा फैमिली में रहने नहीं देंगे, ये हमरे पूरे दाल के लिए कलंक है और हमें इस कलंक को मिटाना ही होगा। शोर सुनकर गायत्री बाहर आई तो उन्होंने देखा रायजादा खंडन के कुछ बुजुर्ग के साथ साथ वह पे कुछ लोग और थे जो उनके सामने तमाशा खड़ा करना कहते थे। इसी वक्त वह पे बड़े बुजुर्ग आ गए जिनको देखकर गायत्री जी गुस्सा आने लगा। वो जानती थी कि उसके बेटे की इस हालत का जिम्मेदार यही आदमी है। तभी पहला बुजुर्ग बोला, देखिए गायत्री बहन, हमने इतने दिन आपको यहाँ पे रखा और आपका ख्याल भी रखा, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे एहसानों का बदला चुकाए। वही भीड़ में एक लड़की थी, वो देखने में किसी पारी जैसी थी। उसे पूरे जागीर शहर सबसे टॉप 3 लड़कियों में आती थी, इसीलिए हर कोई उसे पाना चाहता था। जबकि वह डन्नर आर्यन के साथ ही रहती थी, किसी पे ध्यान ही नहीं देती थी। यह है आर्यन की सबसे अच्छी दोस्त मारिया और कुलप्रमुख हेमंत रायजादा की इकलौती संतान। इसी वजह से उसका अट्रैक्शन और ज्यादा तब क्योंकि रायजादा परिवार जागीर शहर के 3 बड़े फैमिली में से था। तभी वो लड़की बोली, और आप कौन होते हैं? चची को उनका एहसान चुकाने के लिए कहने का उसको देखते ही बड़े बुजुर्ग यानी शंभू रायजादा बोला। राजकुमारी बोली, आपका हमारे मामले में मी बोलने का कोई हक नहीं है। तभी मारिया के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई और बोली, बड़े बुजुर्ग आप भूले मत कि आप सिर्फ एक बुजुर्ग है, इस दाल के मालिक नहीं। और आपको किसने ये हक दिया कि आप फैसला करें कि कौन रहेगा और कौन नहीं? मैं चाहूँ तो अभी भज आपको यहाँ से निकल सकती हूँ और मुझे कोई रोक भी सकता। एक्चुअली बात सिर्फ यहाँ पे गायत्री जी को दल से निकलने नहीं थी और न ही ये चाल बड़े बुजुर्ग की थी। बात ये थी कि गायत्री जी मार्शल बुजुर्ग थी, जो कि मार्शल बुजुर्ग कुछ ही लोग थे इस प्योमिटुल साराजमी में। यही नहीं, गायत्री जी इस दल की सबसे ताकतवर बुजुर्ग थी। यहाँ आपको बता दे कि मार्शल बुजुर्ग 5th स्टेज होता है मार्शल आर्ट की। पहला तो 1 बॉडी रिफाइनिंग, 2 मार्शल बॉडी, 3 मार्शल भावना, 4 मार्शल मास्टर, 5 मार्शल राजा, 6 मार्शल बुजुर्ग, 7 मार्शल सम्राट, 8 मार्शल पूर्वज, 9 मार्शल सेंट, 10 मार्शल लॉर्ड, 11 मार्शल देव मार्शल गॉड। कहते थे कि जो भी आदमी मार्शल गॉड बन जाता है वह देवता के बराबर हो जाता है। वो अपनी एक उंगली के इशारे से पूरे मिल्की वे बर्बाद कर सकता है। चलते हैं कहानी की तरफ। तो जितने भी लोग कुलप्रमुख को उनके पद से हटाना कहते थे, उनका सबसे बड़ा टारगेट गायत्री जी थी। अगर वे रास्ते से हट गई तो फिर कुलप्रमुख अकेले पद जाएंगे और उन पर हमला करना और भी आसान होगा। गायत्री जी की नज़र आर्यन पर पड़ी, जो खड़ा होकर अपनी हाथों को भिज रहा था बम गुस्से में उसकी हाथों की नसें उभार रही थी। इस वक्त उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतना कमज़ोर है कि उसकी माँ को हर कोई तंग कर रहा है। वो खुद से वादा करता है कि वो इतना ताकतवर बन जाएगा कि कोई उसके माँ के सामने आवाज़ भी न उठाए। चौथी शर्त, जब गायत्री जी की नज़र दरवाजे पर पड़ी जो उन सभी को गुस्से में देख रहा था, तो उसने तभी गायत्री जी बोली, आर्यन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको अभी आराम
करना चाहिए आप जाए अंदर। लेकिन गायत्री जी ने अपने प्यार के वजह से आर्यन को सही से नहीं देखा, लेकिन मारिया उसे गौर से देख रही थी। तभी वो खुद से बोली, लगता आर्यन बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे आ गया है। उसको बहुत खुशी हुई, एक तो वह मार्शल आर्टिस्ट बन गया था और दूसरी तरफ वह ठीक भी हो गया था। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, राजकुमारी आप क्या सोचती है कि आप राजकुमारी है तो आप जो बोलेंगी वही होगा। तो ठीक, आज से 1 महीने बाद मेरे बेटे कार्तिक और आर्यन के बीच एक मुकाबला होगा। अगर आर्यन जीत जाता है तो हम में से कोई दूसरे बुजुर्ग को परेशान नहीं करेगा। उसके बाद उसने आर्यन की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें मंजूर है। तभी आर्यन तो पहले से ही गुस्से में पागल हो रहा था। उसके दोनों जिंदगी में सिर्फ एक ही माँ, इन लोगों ने उसी को छेड़ा था। वो बिल्कुल बड़े बुजुर्ग के सामने जाकर खड़ा हो गया और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे तो मंजूर है, पर अपने बेटे से बोल देना मुकर न जाए। बड़े बुजुर्ग को आर्यन पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके आंखों में आग देखकर थोड़ा घबरा गया। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये मात्र 15 साल का लड़का है। तभी गायत्री बोली, ये मुकाबला बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारा बीटा बॉडी रिफाइनिंग के 7वें स्तर में है और आर्यन का तो कोर भी नहीं बना, तो वह कैसे बनेगा। तुम लोग उसके मजाक कर रहे हो। तभी बड़े बुजुर्ग बोला, गायत्री बहन, हमने आपके बेटे पर कोई दबाव नहीं दिया, उसने खुद ही अब लड़ना चाहता है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। तभी आर्यन बोले, माँ मुझे मंजूर है। फिर वह बड़े बुजुर्ग की तरफ घुरते हुए बोला, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, बाकी का फैसला पूरे जागीर शहर के सामने होगा। लेकिन इसमें एक चेंज होगा, अगर मैं हारा तो अपनी माँ के साथ चुपचाप चला जाऊंगा, अगर आप लोग हारे तो आपको रायजादा परिवार को छोड़ना होगा। आर्यन की ये बात सुनकर बड़े बुजुर्ग घबरा गए और बोले, ये कैसे हो सकता, मैं रायजादा परिवार का बड़ा बुजुर्ग हूँ। तभी आर्यन बोला, बुजुर्ग तो मेरी माँ, और रही बात इस शर्त की तो भूले मत, उस इस शर्त को अपने ही रखा था। शर्त के अगर हम पर लागू होगा तो आप पर भी लागू होगा, या आप मुकर कर ये जताना चाहते हैं कि रायजादा परिवार का बड़ा बुजुर्ग एक तरफा फैसला कटा है या पक्षपाती। आर्यन ने बड़े बुजुर्ग को ऐसे फंसाया था कि वो अभय के सिवा कुछ और नहीं बोल सकते थे। इस टाइम उन्हें है बोलना ही सही लगा, बाद में वो सोच सकते थे। वो बोले, मंजूर है, और वह से जाने को मुड़े ही थे कि तभी आर्यन बोला, रुकिए थोड़ा। बड़े बुजुर्ग, इतना जल्दी भी क्या है। तभी उसने एक पेपर निकला और गायत्री जी से बोला, आप अपना एक बूंद खून इसमें डाल दे। वो समझ गई कि आर्यन क्या करना चाहता है। उन्होंने अपना एक बूंद खून उस पेपर पर डाल दिया, जिसमें से सफ़ेद राशि निकलने लगी। फिर वह बड़े बुजुर्ग से बोला, बड़े बुजुर्ग अब आपकी बारी है, आज आप जीवन सार कॉन्ट्रैक्ट पर अपने जीवन के एक सार को गिराकर इस शर्त को पक्की करे। उसकी ये हरकत देखकर बड़ा बुजुर्ग बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं मुकर जाऊंगा। यहाँ पर खड़ा हर एक आदमी जानता है कि मैं जुबान का कितना पक्का आदमी हूँ। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट लेकर ये सबको बताना चाहते हो कि रायजादा परिवार का बड़ा बुजुर्ग अपनी बात से मुकर जाता है। तुम मेरे साथ साथ पूरे रायजादा फैमिली को बदनाम करना कहते हो। तभी आर्यन थोड़ा तेज लेकिन कड़क आवाज में बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जो भी कहा आपने ही कहा। मैं तो सिर्फ आपके शर्त को पक्का करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी बात से अभी भी मुकर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो बेखौफ बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उसने इतनी हिम्मत किया था। तभी बोला, बड़े बुजुर्ग, क्या आप अपनी ही बात से मुकरना चाहते हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तभी मारिया बोली, बड़े बुजुर्ग, मैं आज की सारी बात जाकर अपने पिता से बताऊंगी कि किस तरह आपने आकर एंटी को परेशान किया, फिर उनके ऊपर शर्त रखा और जब वे मान गए तो आप अपनी ही बात से मुकर गए। हमरे परिवार बड़े बुजुर्ग का अपनी बात से हटना सही नहीं है। अब या तो आप अपना पद छोड़ दे या ये शर्त मंजूर करे, क्योंकि ये शर्त लगाया भी अपने है। आर्यन ने जब मारिया के तरफ देखा तो वह बस देखता रह गया। उसने यहाँ आने के बाद पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखा था। गुस्से में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसे पहले ही पुराने आर्यन के मेमोरीज से पता चल गया था कि ये मारिया है, आर्यन की इकलौती दोस्त। तभी उसके कानों में बड़े बुजुर्ग का गुस्से की आवाज आए और वो गुस्से में बोले, लड़की तुझे समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही है। तभी उन्होंने अपनी मार्शल मास्टर के लास्ट स्टेज का ऑरा रिलीज कर दिया और वह उससे मारिया को दबने लगी। तभी उसको अपने ऊपर एक दबाव महसूस हुआ। वह अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वह सीधे घुटनों पर आ गया। इस वक्त गायत्री जी का गुस्सा बेकाबू हो गया था, जिसके वजह से पूरा रायजादा मैंशन बर्फ में हमने लगा। सारे लोगों ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी वो गुस्से में बोली, तुम्हें बहुत शौक है न दूसरों पे अपनी ताकत दिखने की, तो दिखाओ। अब आर्यन ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसे अब समझ में आया कि एक मार्शल बुजुर्ग की ताकत क्या होती है, पर उसे अपनी मां पर गर्व हो रहा था और इधर बड़े बुजुर्ग की हालत खराब हो गया था। उसकी इज्जत पूरे परिवार के सामने गिर गया था। उसे गायत्री पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से वादा किया कि गायत्री तुम्हें इससे 10 गुना ज्यादा भुगतना होगा। इतना सोचकर वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उनकी कानों एक रोबदार आवाज आई। उनके सामने एक 45 साल का आदमी आया। उसके चेहरे में एक तेज था। उसके आते ही गायत्री जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, जिससे उनका ऑरा कम हो गया। अब जैक सके सांस में सांस आई। तभी मारिया बोली, पापा, और दौड़कर जैक उनके गले लग गई। ये आदमी कोई और नहीं, रायजादा परिवार का कुल प्रमुख हेमंत रायजादा है।
हेमंत जी मारिया का सर सहलाने लगे और बोले बेटा क्या हुआ है, तो मारिया ने सारी बात उन्हें बता दिया, जिसके वजह से हेमंत जी को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बड़े बुजुर्ग से बोले क्या ये सभी बात सच है। तभी बड़े बुजुर्ग थोड़ा ही हिचकिचाते हुए बोले जी। तो हेमंत जी बोले तो आप क्या चाहते हैं, इस पद पे अभी रहना या आपने इस शर्त को मानना। अब बड़े बुजुर्ग अपनी ही बात में फंस गए थे, लेकिन उन्हें याद आया कि ज़ियान तो मार्शल आर्टिस्ट ही है, तो क्या हुआ, उन्होंने शर्त मान लिया, जितना तो उन्हीं को है। उन्होंने चुपचाप उस पेपर पर अपना एक बूंद खून गिराया, जिससे एक रोशनी हुई और 2 हिस्सों में बढ़कर दोनों के पास चली गई। कॉन्टैक्ट पेपर लेकर वो सीधा वह से चला गया। उसके जाते ही सभी लोगों ने खुलकर अभिवादन किया और वह से चले गए। उनके जाने के बाद गायत्री जी बोली कुल प्रमुख आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो अरे गायत्री जी आप हमरे छोटी बहन जैसी है, अगर आप ऐसे बोलेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी उनकी नज़र आर्यन पे गया, जो आज बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। तभी उसका एटीट्यूड, उसका गुस्सा, सब आज तक आर्यन ने किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं किया और आज बड़े बुजुर्ग तक से लड़ गया। वो बोले इससे अच्छा लड़का मेरी मारिया के लिए कोई नहीं होगा। तभी वो गायत्री जी से बोले आप दोनों जार, मुझे आर्यन से अकेले में बात करनी है। उसके बाद उन्होंने आर्यन को अपने पीछे आने को बोला। आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखा, वो उसको उनके साथ जाने को बोल रही थी, तो वो भी उनके साथ चला गया। चफोट नज़दीकियाँ। तभी वो गायत्री जी से बोले आप दोनों जार, मुझे आर्यन से अकेले में बात करनी है। उसके बाद उन्होंने आर्यन को अपने पीछे आने को बोला। आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखा, वो उसको उनके साथ जाने को बोल रही थी, तो वो भी उनके साथ चला गया। वे दोनों एक कक्ष में चले। अंदर जाने के बाद उन्होंने आर्यन को ध्यान से देखा, वो बिल्कुल बदल गया था, सिर्फ उसकी शक्ल ही मिल रही थी। तभी वो बोले देखो आर्यन, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, पर तुम्हें पता होना ये सब आसान नहीं है। मैंने देखा है जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से तुम थोड़ा बदल गए हो। मुझे तो तुम्हारी बदलाव अच्छा लगा, पर याद कर लेना तुम्हारी एक हार सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ इस परिवार को भी बर्बाद कर देगी। तभी आर्यन ने कहा आप घबराए हम, जब तक मैं किसी बात पर पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता तब तक मैं उस काम को नहीं करता हूँ, इसलिए आप बेफिक्र रहे। तभी फिर आर्यन उठा और बिना कुछ बोले जाने लगा। तो हेमंत जी बोले मैंने तुमको जाने को अभी नहीं बोला। तभी आर्यन बोला मैं क्यों नहीं जा सकता। आर्यन बेफिक्र हो बिल्कुल हेमंत जी के आंखों में आंखें डालकर बोला। हेमंत जी बोले तुम भूलो मत, तुम रायजादा परिवार के हेड से बात कर रहे हो, जिसके सामने अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। उनकी ये बात सुनकर आर्यन बोले पहली बात तो न मेरा लेना देना है आपके परिवार से और न ही आपस से, तो मैं क्यों आपके सामने झुकूं। मेरा सर बस मेरी के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं। आपको जो करना हो कर सकते हैं। इस बात पे हेमंत जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में अपना ताकत का दबाव आर्यन पर डाला, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने अपना दबाव और बढ़ा दिया, इससे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने अपनी 30% तक का दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने देखा कि आर्यन पर उनके दबाव का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतने पर तो किसी मार्शल मटर के भी पसीने निकल जाए, पर एक बॉडी रिफाइनिंग लेवल का बंदा उनके दबाव को सह रहा था। आर्यन की इस बर्दाश्त और जिद को देखकर वो समझ गए कि ये लड़का उनके परिवार में नहीं रुकने वाला। उन्होंने पहले ही अपना अंदाजा लगा लिया था। तभी वे बोले तुम जा रहे हो। वही उनके कहने पर आर्यन उनके रूम से बाहर आ गया। वो एक दीवार के सहरे खड़ा हो गया। इस वक्त उसके मुंह से खून आ रहा था। उसने खुद से बोला मैं नहीं जानता कि आपके इंटेंशन क्या थे, पर इतना बड़ा करता हूँ आपको इसकी कीमत भुगतनी होगी। इतना बोल के उसने गायत्री के ले हुई हर्ब में से एक निकल खा लिया। फिर वह अपने रूम की तरफ जाने लगा। रूम में जाकर वह अपने बिस्तर पर बैठ के कल्टिवेशन करने लगा। थोड़ी देर कल्टिवेशन करने के बाद उसकी हालत ठीक हो गई। फिर वह अपना लेवल बढ़ने का उपाय सोचने लगा। तभी उसने ज़ारा से बोला कि तुम मुझे मेरा रैंक दिखा सकती हो। तभी उसके एक स्क्रीन आ गया, नाम आर्यन शर्मा, स्लीप 10, हेल्थ 100, पावर 10, पॉइंट्स -10, पैर लेवल, बॉडी रिफाइनिंग। अपनी कंडीशन देखने के बाद वह बोला कि उसे पावर बढ़ने का तरीका दिखाए। तभी उसने देखा कि वह सोने के सिक्के को अब्जॉर्ब करके वह अपना ताकत बढ़ा सकता है, या पियंस नहीं तो टास्क कंप्लीट करके और जंगली जानवरों को मरकर भी वह अपना लेवल बढ़ा सकता है। तभी वो बोला मेरे पास सोना तो नहीं है, पर मैं जंगले में जाकर अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। फिर उसने अपना कुछ औजार लेकर रूम से बाहर आया। फिर गायत्री जी के रूम की तरफ जाने लगा। वह जैसे उनके रूम में गया, उसने देखा कि उनका रूम खाली था। तभी उसको रसोई से आवाज आई। वह जब रसोई पहुंचा तो उसने अपने माँ का कहना सुना कि वो बोल रही थी कि अगर आर्यन आगे तुमसे नाराज हो तो उसे मनाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी धुलाई कर देना, वो बस तुम्हारे हाथ में रहेगा। उनकी ये बात सुनकर मारिया शर्माने लगी। गायत्री जी जब इस बात पर शर्माते हुए देखा तो बोली अगर तुम शर्माओगी तो कोई और आर्यन को लेकर चली जाएगी, तो देखते रह जाना। वो बिल्कुल इस चीज में ना समझ है, तुम्हें ही कुछ करना होगा, जल्दी से संभालो कि मेरा कुछ जी हल्का हो। वही दरवाजे पे खड़ा बेचारा आर्यन तो बस मुंह फाड़े अपनी माँ को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो सोच रहा था कि वो उसी की माँ है, न वो न चाह के भी उसे बेवकूफ़ कह रही है और उसे किसी पीटने को बोल रही है, वो भी किसी लड़की से। तभी गायत्री जी मारिया से बोली तुम लोग ठीक से अपने में बात कर लो, मैं आज ही तुम्हारे पिता से तुम्हारा और आर्यन के शादी बात करने जा रही हूँ।
तभी उन दोनों के कानों में आर्यन की खखारने की आवाज़ आई। तभी वो बोला, अगर आप दोनों की बात हो गया हो तो मैं कुछ बोलूँ। तभी गायत्री जी बोली, क्यों बेटा, बोलो। जब मारिया ने देखा कि आर्यन ने दोनों की सारी बातें सुन लिया तो उसका चेहरा बिल्कुल गुलाबी हो गया था। जब उन दोनों ने मारिया को ऐसे देखा तो उसे पहले तो आर्यन को कुछ समझ में नहीं आया, पर गायत्री जी सब समझ गई और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब मारिया ने उनको मुस्कुराते हुए देखा वो वह से जल्दी से भागी, पर वह जाकर सीधे आर्यन के सीने से टकरा गई। फिर दोनों नीचे गिर गए। इस वक्त आर्यन नीचे था और मारिया उसके ऊपर। दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था, दोनों एक दूसरे अंदर खो गए थे। तभी गायत्री जी उनका ध्यान भटकने के लिए खाकारेने की एक्टिंग की, पर इससे उन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। च5 वर्चुअल वर्ल्ड। गायत्री जी उनका ध्यान भटकने के लिए खाकारेने की एक्टिंग की, पर इससे उन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उन्होंने कसकर बोला, अरे आप दोनों अभी शुरू हो गए, जो करना है शादी के बाद कर लेना। उनकी ये बात सुनकर उन दोनों को होश आया। मारिया झट से वह से उठी और जल्दी से भाग गई। इस वक्त आर्यन का भी हालत ठीक नहीं थी। उसकी ये हाल देखकर गायत्री जी को हंसी आ गई। तभी वो बोली, अच्छा आप बोले आप किसी काम से आए थे। तभी उसे याद आया कि उसे कहीं जाना है। तभी आर्यन बोला, अम्मी मुझे ना, मैं ना किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। तभी गायत्री जी बोली, बेटा पर आप जानते हैं न कि इस वक्त आपकी जान को खतरा है। तभी आर्यन बोला, माँ आप घबराए मत, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बस जाऊंगा और बस वापस आ जाऊंगा। माँ मैं तब घर में चिपकर रहूंगा, आप घबराए मत, जैसे ही मुझे लगेगा कि खतरा है मैं खुद हट जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर गायत्री जी को थोड़ा सुकून मिला। फिर उन्होंने बोला, ठीक है चले जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। आर्यन बोला, ठीक है। उसके बाद वह से चला गया। सबसे पहले वह मार्केट में गया और हथियार की दुकान देखने लगा। तभी वो एक दुकान में पहुंचा। वो दुकान रायजादा परिवार के अंदर ही आता था। तभी दुकानदार की नज़र आर्यन पे पड़ा। उसने रायजादा परिवार का ड्रेस पहना था। तभी दुकानदार बोला, जी मालिक बोलिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी आर्यन बोला, मुझे एक हथियार देखना है जो चलने में हल्का हो। आर्यन की बात सुनकर दुकानदार ने बोले कि आप चले मेरे साथ। आर्यन उनके साथ अंदर की भाग में चला गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि अलग अलग तरह की तलवार वह पे पड़ी थी। तभी उसकी नज़र एक तलवार पर पड़ी जो थोड़ी पुरानी थी। उसने उस तलवार की इशारा करके बोला, मुझे ये तलवार चाहिए। उसका इशारे की तरफ देखकर दुकानदार बोला, मालिक क्या आप यही तलवार चाहते हैं। तभी वो बोला, दरअसल बात यह है कि ये तलवार पुरानी है और इसमें तो जंग भी लगा हुआ है, ये तलवार आपके लिए सही नहीं है। मैं आपको कोई और तलवार दिखता हूँ। आर्यन बोला, लेकिन मुझे यही तलवार चाहिए, आप इसका दाम बताए। आर्यन की खुशी देखकर दुकानदार समझ गया था कि उसे ये तलवार बहुत पसंद आया है, इसीलिए उसने आर्यन से बोला, मालिक इसका दाम चांदी के सिक्के है। आर्यन उसकी बात सुनकर बोले, एक टूटी हुई पुरानी तलवार की कीमत को इतना बढ़ा के बोल रहे हो, मैं इसका सिर्फ 50 चांदी के सिक्के दूंगा, देना है यो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आर्यन की बात सुनकर दुकानदार बोला, नहीं मैं इसे इतना कम दाम में नहीं दे सकता। तो आर्यन बोला, मेरे पास बस 50 चांदी के सिक्के हैं, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के आर्यन वह से जाने लगा। तभी दुकानदार ने उसे रोका, क्योंकि वो जानता था कि कोई उस तलवार की 10 चांदी के सिक्के भी नहीं देगा। वो तो आर्यन से और भी सिक्के निकलवाना चाहता था। तभी वो आर्यन से बोला, बस मैं आपके लिए 50 सिक्कों में दे रहा हूँ, कोई और होता तो उसे 150 सिक्कों से काम में नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। वो सोच रहा था कि इससे अभी नहीं पता कि वो कि जिस तलवार को इतना मामूली सोचकर बेच रहा है उसकी असली कीमत लखन में होगी। बिधार आर्यन उसके बेवकूफ़ी पे है रहा था और दुकानदार सोच रहा था कि उसने आर्यन से तलवार बेचकर अच्छी खासी डैम में सस्ती तलवार को बेच दी। खैर सबके अपने अपने इरादे थे। आर्यन ने 50 चांदी के सिक्के दुकानदार को दिया, फिर वह से निकल गया और वह जागीर शहर के लेफ्ट में बसे एक जंगले की तरफ चला गया। इस जंगल को छायावन बोला जाता था। इसमें कई खतरनाक जंगली जानवर भी थे जो कि किसी मार्शल बुजुर्ग से काम नहीं थे, इसीलिए जो भी जाता था एक मार्शल मास्टर के साथ जाता था। वही आर्यन तो अकेले ही निकल गया। उसे डर तो लग रहा था, पर वह जानता था आगे बढ़ने के लिए उसे जाना होगा। अभी वह जंगली कुछ ही अंदर गया था कि उसके सामने एक लेवल 2 की मकड़ी आ गई। उसने जैसे ही आर्यन पे हमला किया, आर्यन जल्दी से हट गया। तभी उसने अपना खंजर निकला और दौड़ते हुए जाकर पहले उसके आगे के दोनों पैरों को काट दिया। फिर वह और जोर से चीखने लगी। इसी वक्त आर्यन ने फुर्ती से अपने चाकू को मकड़ी के दोनों आंखों ने चुभा दिया, जिसके वजह से वो मकड़ी मरी गई। उसके मरते ही आर्यन ने मकड़ी के सर को फाड़कर उसका कोर निकल लिया। फिर वह आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही कई जानवरों ने उस पर हमला किया। शुरू में आर्यन को थोड़ा दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़ने में माहिर हो गया। उसने शाम तक न जाने कितने लेवल 1 और 2 के जानवरों को मार के उसने लगभग 200 से ज़्यादा कोर को कमा कर लिया था। अब उसके बैग में कोई जगह नहीं
बचा था वो सोच रहा था बाकी कोर को वह क्या करे, तभी उससे ज़ारा बोली होस्ट आप चाहे तो मैं आपको एक वर्चुअल स्पेस दे सकती हूँ। उसने इन सभी के बारे में अपनी पिछली दुनिया में पढ़ा था, जैसे जादुई कंगन, जादुई अंगूठी। तभी उसने पूछा तुम कैसे मेरा स्टोर रूम से सकती हो। तभी ज़ारा बोली होस्ट पाहे ही आपको एक वर्चुअल स्पेस दिया गया है और है ये बिल्कुल आपकी दुनिया है, आप जब चाहे जा सकते हैं, आप वह पे कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। बहरी दुनिया की 1 घंटा अंदर जे दुनिया 1 दिन के बराबर है। उसकी ये बात सुनकर आर्यन को हैरानी के साथ साथ बहुत खुशी भी हो रही थी, क्योंकि उसके बाद अब उसकी खुद की दुनिया थी जिसके वजह से वह 10 गुना तेजी से कल्टीवेशन कर सकता था। चसिक्स एरियन नेक्स्ट पॉर। पिछले भाग में हमने देखा कि आर्यन बाहर जाने के लिए निकला और सीधे मार्केट जाकर उसने एक तलवार खरीदा। फिर वह जंगल चला गया। उसने बहुत सारी जानवरों को मारकर उसने बहुत सारी कोर जमा कर लिया था, लेकिन कोर ज़्यादा होने के वजह उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तभी ज़ारा ने उससे कहा था कि वो उसको एक वर्चुअल स्पेस दे सकती है जिसमें वह सामान रखने के साथ साथ वह कल्टीवेशन भी कर सकता है। बाहर का 1 घंटा वह के 1 दिन के बराबर है। अब आगे ज़ारा के कहने के बाद जब आर्यन को मालूम हुआ कि ज़रा उसको वर्चुअल स्पेस देगी तो उसने पूछा कि उसके लिए उसे क्या करना होगा। तभी ज़ारा ने बोला आपको 150 कोर देना होगा। जब आर्यन ने सुना कि उसे वर्चुअल स्पेस के लिए 150 कोर देना होगा, उसे लगा कि कोई उसकी जान मांग रहा हो। तभी आर्यन बोला तुम्हें लूटना है तो साफ साफ बोल दो, ये क्या कोई मॉडर्न स्टाइल चला है क्या लूटने का। उसके ये कहते हैं ज़ारा बोली होस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जो वर्चुअल स्पेस दिया जा रहा है वह खजाने से काम नहीं है, आपके जैसा वर्चुअल स्पेस पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं होगा। ज़ारा के ये कहते ही आर्यन मान गया, लेकिन उसे अब भी लग रहा था जैसे कि कोई उसकी जान मांग रहा हो। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल पे हाथ रख के ज़ारा से बोला ठीक है तुम्हें जितना लेना है उतना ले लो। तभी उसके सामने से सारे कोर गायब हो गए। अब तो जैसे आर्यन पागल हो गया था। उसने गुस्से में ज़ारा से बोला तुमने बोला था कि सर 150 कोर लगेंगे, लेकिन तुमने मेरी सारी कोर चुरा लिया। उसकी ये बकवास सुनकर ज़ारा बोली होस्ट मैंने सिर्फ 150 कोर लिया है, बाकी सभी कोर मैंने आपके वर्चुअल स्पेस में रख दिया है। लेकिन आर्यन को ज़ारा पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसने बोले मुझे अभी मेरे वर्चुअल स्पेस में ले चलो। उसकी ये बात सुनकर ज़ारा ने उसे तुरंत ही वर्चुअल स्पेस में पहुंचा दिया। उसने देखा कि वह इस वक्त एक हद पर खड़ा था, जहां से उसने देखा कि ये दुनिया बिल्कुल असली दुनिया जैसी थी, पर यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा थी। वो अभी यही सम सोच ही रहा था कि उसके कानों में ज़ारा की आवाज़ आई। ज़ारा बोली होस्ट क्या आप यहाँ पे कुछ बदलाव करना कहते हैं। तभी आर्यन बोला नहीं अभी मुझे कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए, अगर लगेगा तो मैं तुझे बता दूंगा। इतना बोल के वह ट्रेंडिंग के लिए बैठा गया। उसने जितनी भी कोर इकट्ठा किया था उसका 1/3 पहले ही खर्च हो गई थी, इसीलिए उसने अपने चारों तरफ सारे कोर निकालकर बिछा दिया। फिर इस पर बैठकर कल्टीवेशन करता रहा। उसकी कल्टीवेशन तब तक कि उसकी सर्व कोर धूल में नहीं मिल गए, पर जब वह थोड़ा हिल्ला तो उसने देखा तो उसे हड़िया चकने की आवाज़ आई। उसे लगा कि उसकी शक्ति बढ़ गई है, इसीलिए उसने अपनी ताकत को चेक करने के लिए सामने वाले पत्थर पर मारा। वो पत्थर एक ही वह में धूल बन गया था। तभी उसने बिना किसी टेक्निक के वह बॉडी रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर पहुंच गया था। उसे अपनी इस ताकत पर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी तो उसका चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिलाया कि उसे बहुत ही ताकतवर बनना है, इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनाना है। उसे इतना ताकतवर बनाना है कि कोई भज उसकी माँ की तरफ सर उठाने से भी डरे। उसके बाद वह वर्चुअल स्पेस से बाहर आया, फिर घर की तरफ चल दिया। उसने देखा कि आज टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब था आर्यन जानता था कि इस वक्त उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान ही रही होगी, इसी वजह से वह तेजी में भागने लगा। कुछ देर बाद वह रायजादा परिवार के दरवाजे पर पहुंच गया। वह अंदर जाने ही वाला था कि एक गेट कीपर ने उसे घेर लिया और बोला तुम इस वक्त अंदर नहीं जा सकते, ये कुल प्रमुख का आदेश है। आर्यन को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाए हो गया था। अब उस गार्ड की बात सुनकर तो उसने उस पर सीधा हमला कर दिया और उसने एक पंच में उस गार्ड को ढेर कर दिया। फिर दूसरे गार्ड से बोला तुम्हें भी आना हो तो जल्दी आओ, मेरा वक्त खराब मत करो। इतना बोल के वह दूसरे गार्ड्स को देखने लगा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर आर्यन सीधा अपनी घर की तरफ चल दिया। फिर उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे के चारों तरफ काट रही थी, लेकिन जब आर्यन ने देखा कि उसके बचने का कोई तरीका नहीं है, वह सीधा हो गया और थोड़ा लंगड़ते हुए चलने लगा। तभी गायत्री जी की नज़र उस पर पड़ी। पहले तो उनको आर्यन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने आर्यन की ये हालत देखा तो बिल्कुल डर गई। उन्होंने घबराकर आर्यन को पकड़ लिया और बोली बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं बतो कुछ भी नहीं। उसके बाद समरियन ने उनको एक हाथ को अपने कंधे पर रखा। फिर यह उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें मालूम है न कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी दरवाज़ा खुला और मारिया भी अंदर आ गई, पर जैसे है मारिया की हालत देख उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसने भी थोड़ा गुस्से में बोली अगर तुम्हारी हालत मैंने ऐसे देखा तो मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगी, ये मजाक मत समझना, ये मेरा वड़ा है और तुम्हें वड़ा होना चाहिए कि तुम्हारी मारिया
कभी भी अपने वैद से मुकरती नहीं। तभी उसे याद आया कि फॉलो में उसने क्या बोल दिया। आर्यन बेचारा तो उसका कॉन्फिडेंस देखकर ही हैरान था। तभी गायत्री जी ने मारिया बोला, ओह तुम्हारी मारिया। उनकी ये बात सुनकर मारिया को बहुत शर्मा रही थी। वो ही जानती थी उसने ये सब कहने के लिए कितना हिम्मत जिताया था। तभी गायत्री जी बोली, ओह हमारी राजकुमारी शर्माती भी है। ये सुनकर तो मारिया बिल्कुल लाल हो गई। वो दौड़कर गई और उसने आर्यन को गले लगा लिया। फिर उसने अपने चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लिया। 7 मारिया इन लाओ। गायत्री जी ने मारिया बोले, ओह तुम्हारी मारिया। उनकी ये बात सुनकर मारिया को बहुत शर्मा रही थी। वो ही जानती थी उसने ये सब कहने के लिए कितना हिम्मत जिताया था। तभी गायत्री जी बोली, ओह हमारी राजकुमारी शर्माती भी है। ये सुनकर तो मारिया बिल्कुल लाल हो गई। वो दौड़कर गई और उसने आर्यन को गले लगा लिया। फिर उसने अपने चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लिया। इस वक्त मारिया ही हालत बहुत ही खराब थी। वो अपना सर नहीं उठा पा रही थी। वही आर्यन बेचारे का तो हालत और भी खराब हो गया था। उसकी दिल की धड़कने बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा था। उस बेचारे की जिंदगी वह पहली लड़की थी जिसने उसे गले लगी थी। पिछले जन्म तो किसी ने उसके तरफ देखा तक नहीं था। लड़की मिली भी इतनी खूबसूरत। उसकी तो हालत ही खराब थी। गायत्री जी तो आज मजे लेने गुल मोड में थी। तभी उन दोनों की कानों में आवाज आए, आजकल के बच्चों को तो थोड़ा भी सब्र नहीं। मतलब कि शादी से पहले ही वो माँ के सामने ही आपस में लिप्त रहे। अब तो मारिया की पूरा शरीर शर्म के मरे लाल हो गई थी। उसने आर्यन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की मगर छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी उसने किसी तरह अपने आप को छुड़ाया और तूफान की तरह वह से भाग गई। उसके जाते ही गायत्री जी खिलखिलाकर हंसने लगी। आज इतने दिन के बाद अपनी माँ को इस तरह खुलकर हंसता देख आर्यन को बहुत खुशी हो रही थी। चाहे वजह कोई भी हो, अब उसने सोच लिया था कि मारिया को अपने जिंदगी में लेकर रहेगा। वो इतना दर्द और मेहनत उन खुशी के लिए ही तो कर रहा था। तभी वह सीरियस होकर बोला, माँ मुझे शादी करनी है। अचानक ये बात सुनकर गायत्री जी भी बहुत हैरान होती है। उनको नहीं लगा था कि उनका बेटा सीधा उनसे शादी की बात करेगा। वे तो बस मजाक कर रही थी दोनों को चिढ़ाने के लिए, लेकिन वह ये भी चाहती थी कि आर्यन मारिया से ही शादी करे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तभी आर्यन अपनी बात पर जोर देते हुए बोला है, माँ मैं अभी भी सीरियस हूँ, आप उसके पापा से बात कर लेना। फिर बोला, मैं थोड़ा थक गया हूँ। इतना बोल के वह अंदर चला गया। उसके जाने के बाद भी गायत्री शॉक में खड़ी रही। वही दूसरी तरफ मारिया अपने घर दौड़ती हुई आई। इस वक्त भी उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो रखा। वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग रही थी। तभी उसके पापा की नज़र उस पर पड़ी। वो बोले, बेटा आपको क्या हुआ है और आप ऐसे क्यों भाग रही हो। उनकी ये बात सुनकर मारिया को गायत्री जी का सारी बातें याद आने लगी। वो फिर आवर भी लाल हो गई। वो सीधे कुछ बोले अपने रूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही हेमंत जी को उसका बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। तभी उनको ध्यान आया कि वो तो आर्यन के घर गई थी, कहीं वह पे कुछ हुआ तो नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना सर झटका क्योंकि उनको गायत्री जी पर विश्वास था कि वो मारिया के साथ कुछ गलत नहीं करेंगी। लेकिन उनको ये भी मालूम था कि उनकी बेटी की ये हाल तो हुई है, इसीलिए वो सीधे गायत्री जी से मिलाने पहुंच गए। इधर गायत्री जी आर्यन के लिए कुछ बना रही थी। तभी किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें समझ में नहीं आया कि इतनी रात को कौन उनके घर आया था। इतना सोचकर उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर हेमंत जी खड़े थे, जो अभी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि माफ़ करिएगा गायत्री बहन, पर मेरा इस वक्त आना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आता। तभी गायत्री जी बोली, भाई साहब आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, क्या बात है। छोड़े पहले आप अंदर आइए, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद दोनों अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही गायत्री जी किचन में पानी लेन चली गई। आकर उन्होंने हेमंत जी को पानी दिया। फिर बोली, क्या बात है आप। बोला तभी हेमंत जी थोड़ा हड़बड़ा के बोले, गायत्री बहन क्या मारिया शाम को आपके घर आई थी। ये सुनकर और हेमंत जी के चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर अब गायत्री जी को भी मारिया की चिंता होने लगी। तभी गायत्री जी बोली, भाई साहब क्या हुआ है, राजकुमारी को वो ठीक है ना। तभी हेमंत जी बोले, वो तो घर पे है, पर वह मुझे वो सही नहीं लग रही। वो जब शाम को घर आई थी तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल था, और यही नहीं आज उसने पहली बार मेरे किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जब से घर आई है अपने रूम में ही बंद है। गायत्री जी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर जब सब समझ में आया तो उसको हंसी आ गई। वह फिर शाम की तरह हंसाने लगी। उनकी हंसी देखकर पहले तो वो हैरान हो गए, क्योंकि गायत्री जी को उन्होंने पिछले 15 साल से हंसते तो क्या मुस्कुराने हुए भी नहीं देखा था। आज उन्होंने जब उनको हंसते देखा तो उनके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उनको हंसता देख हेमंत जी को लगा कि उनके सर से कोई एक बड़ा बोझ उतर गया हो, क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त से वादा किया था कि वो हमेशा उनका ख्याल अपनी छोटी बहन जैसा रखेगा। लेकिन ये बात गायत्री जी को नहीं मालूम था। हेमंत जी जानते थे कि अगर गायत्री जी को मालूम हुआ कि वो उनके पति के दोस्त है तो वे कभी भी नहीं मानती इसी
लिए उन्होंने उनसे कहा था कि वो उनके दल में शामिल हो जाएं और वो उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे क्योंकि उनको एक शक्तिशाली मार्शल पूर्वज का ज़रूरत है। फिर उन्होंने अपना सारा बात बता दी। इस वक्त आर्यन अभी 2 महीने का था और उनके पास रहने का जगह भी नहीं था और अपने दुश्मनों से बचना भी था, इसीलिए वो मान गई थी। हेमंत जी ये सब सोच ही रही थी, तभी उनके कानों में गायत्री जी की आवाज़ आई। वो कुछ कह रही थी, फिर गायत्री जी ने हेमंत को शाम की सारी बातें बता दिया और आर्यन का प्रस्ताव भी। गायत्री जी की बात सुनकर तो हेमंत जी भी हंसाने लगे। उनको थोड़ा राहत मिली क्योंकि वो घबरा रहे थे कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। आर्यन जो अभी अभी सोया था उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आया, फिर बोला, माँ क्या हुआ है, कोई आया है क्या? उसकी बात सुनकर गायत्री जी ने हेमंत जी के तरफ इशारा किया। चैत मारिया का राज। आर्यन जो अभी अभी सोया था उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आया, फिर बोला, माँ क्या हुआ है, कोई आया है क्या? उसकी बात सुनकर गायत्री जी ने हेमंत जी के तरफ इशारा किया। जब आर्यन ने हेमंत जी की तरफ देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई कि एक कुलप्रमुख हमारे घर क्या कर रहा है। इसी लिए वो उसने उनका सत्कार किया, फिर बोला, जी बोलिए क्या बात है? तभी वो बोले, गायत्री बहन अगर आपको कोई परेशानी न होती मैं आर्यन से कुछ बात करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर गायत्री जी बोली, भाई साहब कोई बात नहीं, आप बात कर ले, और वह से उठकर चली गई। उनके जाते ही हेमंत जी का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया, एक्सप्रेशनलेस। लेकिन आर्यन का भी यही हाल था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी संत नीली आंखें समुद्र जी गहरी थी, जिसकी गहराई और राज कोई नहीं बता सकता। जब हेमंत जी ने आर्यन को इस तरह देखा तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि 15 साल का लड़का ही न है। पीर उन्होंने अपना सर झटक दिया। उसके बाद फिर उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए बोले, देखो मैंने सुना कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। तभी आर्यन बोला, अगर मैंने कहा है कि मैं मारिया से शादी करूंगा तो मैं करूंगा, चाहे जो भी हो। तभी हेमंत जी बोले, बेटा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मारिया को अपने पास रखने के लिए तुम्हें और भी ताकत की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें नहीं मालूम। हम जिस शहर में रहते हैं वो सिर्फ एक किनारे का शहर है जो हमारे साम्राज्य के आखिरी छोर पर है। इस पूरे मिथुल साम्राज्य के राजधानी में 3 परिवार है, रायजादा परिवार, ठाकुर परिवार और शर्मा परिवार। पूरे परिवारों में शर्मा परिवार सही परिवार के बाद सबसे ताकतवर परिवार है, लेकिन यहाँ तक कि पूरे मिथुल साम्राज्य के ताकत के बराबर है। अब इससे अंदाजा लगा लो कि ये परिवार कितना ताकतवर है। वही इस मिथुल साम्राज्य में तीसरी सबसे ताकतवर परिवार रायजादा परिवार है और मारिया उस परिवार की उत्तराधिकारी है। यही नहीं, मारिया की शादी उसके बचपन में ही शर्मा परिवार के उत्तराधिकारी के साथ कर दिया गया है। तो तुम ही बताओ कि क्या तुम इन दोनों परिवारों से लड़ पाओगे? उनकी बात सुनकर आर्यन को थोड़ा हैरानी हुई। वो फिर बोला, पर मारिया तो आपकी बेटी है, तो वह राजधानी के रायजादा परिवार की उत्तराधिकारी कैसे बन गई? उसकी बात सुनकर वो, दरअसल मारिया मेरी बेटी नहीं है। आज से 15 साल पहले राजधानी के सभी परिवारों पे हमला हुआ था। अब किसने किया था ये मालूम तो नहीं हुआ, पर इस पर शर्मा परिवार के कुलपिता को बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके वजह से आज तक किसी ने राजकुमार को नहीं देखा। पर सबको मालूम है कि राजकुमार अभी जिंदा है, पर शर्मा परिवार के बाद उनका निशाना रायजादा परिवार था। इसी वजह से उन्होंने मारिया को हमरे यहाँ यानी छोटे से साइड परिवार में भेज दिया ताकि किसी को मालूम ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुम एक साथ दोनों फैमिली के साथ नहीं लड़ सकते। इसके लिए तुम्हें मार्शल किंग बनाना होगा, उसके बाद ही तुम रायजादा परिवार से लड़ सकते हो। और तुम्हें ये भी बता दूं कि अगले कंपटीशन के बाद मारिया दोबारा राजधानी जा रही है। इतना बोल के वो वहां जाते हुए बोले, अब तुम समझ लेना कि तुम्हारी हद कहाँ तक है। वो जाने के लिए पालते ही तभी उनको एक खतरनाक और मालूम हुआ। उनको कहा कि किसी ने उन्हें मौत के दोराहे पे खड़ा कर दिया है। तभी आर्यन बोला, मारिया सिर्फ आर्यन की है, उसे ना आप मुझसे जुड़ा कर सकते हैं और न ही आपकी रायजादा फैमिली। अगर कोई मेरे और मारिया के बीच आया तो मैं उन सबको दुनिया से मिटा दूंगा। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, मगर मुझे समझने की जरूरत नहीं है, आप बस अब देखते जाए। उसकी ये पागलपन और अपने आप पर विश्वास देखकर हेमंत जी बोले, आत्मविश्वास अच्छा होता है बच्चे, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास अपने आप के लिए बहुत घातक बन जाता है। तभी आर्यन बोला, आपने जो कहा सब ठीक है और मेरे लिए इतना सोचने के लिए भी शुक्रिया, पर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके इतना सुनते ही हेमंत जी ने अपना सर झुकाया, लेकिन उनको आर्यन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि मुखिया परिवार कितना खतरनाक है। अगर उन्हें भनक भी लग गई कि किसी ने उनके राजकुमारी पर नजर भी डाला है तो उसके पहले ही उसे मार दिया जाएगा। लेकिन वो जानते थे कि आर्यन कितना जिद्दी है, शायद गायत्री जी उसे समझा दे। इतना सोच के वो वह से चले गए। उनके जाने के बाद भी आर्यन अभी भी वहीं पर बैठा रहा। वह दोबारा से रायजादा परिवार और शर्मा परिवार के परे में सोचने लगा। वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि वो सीधे इन दोनों परिवारों से पंगा नहीं ले सकता, लेकिन वह अपनी माँ की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। पर ये सिर्फ 2 परिवार थे, चाहे उनके घर में मार्शल गॉड ही क्यों ना आ जाए, वो फिर भी मारिया से शादी करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तभी उसने अपने आप से वादा किया कि वह अगले फंक्शन में सबको बता देगा कि वो कौन है। वही कुछ देर बाद उसने सोचा कि एक बार वह अपनी माँ से पूछेगा कि उसका ताल्लुक राजधानी के शर्मा परिवार से तो नहीं है, क्योंकि उसका सरनामे भी शर्मा था, कहीं ये हो सकता है
वही थोड़ी देर बाद उसकी माँ बाहर आई तो देखा कि हेमंत जी वह से चले गए हैं, इसीलिए उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा क्या हेमंत जी चले गए? तभी आर्यन बोले, हैं माँ। फिर वो आकर आर्यन के बगल में बैठ गई तो आर्यन ने अपना सर उनके गोद में रख दिया। ये देखकर गायत्री जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी आर्यन बोला, माँ क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? तभी गायत्री जी बोली, अब तुम कब से ये फॉर्मेलिटी करने लगे, पूछो जो भी पूछना है। तभी आर्यन बोला, माँ क्या आप शर्मा परिवार को जानती हो? क्या हमारा ताल्लुक भी शर्मा परिवार से है? उसकी ये बात सुनकर गायत्री जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका परेशानी देखकर आर्यन जल्दी से उठा और गिलास में पानी लेकर आया और गायत्री जी को पिलाने लगा। तभी आर्यन बोला, क्या बात है माँ, आप इतना क्यों घबरा गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पहले आप चले अपने रूम। आर्यन उनको उनके रूम में गया और उनको रूम में सुलाकर आ गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री जी बोली, बेटा मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे मालूम चला, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। च9 विघटन की शक्ति। उसकी ये बात सुनकर गायत्री जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका परेशानी देखकर आर्यन जल्दी से उठा और गिलास में पानी लेकर आया और गायत्री जी को पिलाने लगा। तभी आर्यन बोला, क्या बात है माँ, आप इतना क्यों घबरा गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पहले आप चले अपने रूम। आर्यन उनको उनके रूम में गया और उनको रूम में सुलाकर आ गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री जी बोली, बेटा मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे मालूम चला, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। इतना बोल के उन्होंने अपने आंखों की अंशु पोंछा और एक खत लिखकर एक अपने आत्मिक शक्तियों से एक कबूतर नाना दिया। उसे कुछ समझा के उस कबूतर को वह से उड़ा दिया। वही दूसरी तरफ सुबह ही आर्यन बिना किसी को बताए अपने रूम से निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ उसको घर से बाहर नहीं जाने देगी और वो ये भी जानता है कि जब तक वह घर से बाहर नहीं जाएगा तब तक उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि अगर चील के बच्चों को चील की माँ के पास ही रहना पड़े तो वह चील का बच्चा कभी भी आसमान के ऊंचाइयां नहीं छू सकता और न ही आज़ादी का मतलब समझ आ सकता है। इसी लिए आर्यन गायत्री जी से बिना बताए आ गया था। उसने आने से पहले अपने टेबल पर एक लेटर लिख के रख दिया था। उसमें था कि माँ मैं जानता हूँ कि आप मुझे हर आफत और हर तकलीफ से बचा के रखना चाहती हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी बुढ़ान खुद भरना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के हर वो बदरत बर्दाश्त करना चाहता हूँ जो मुझे ताकतवर बनाए। यही नहीं, मैं आपको दुनिया का हर खुशी देना चाहता हूँ, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आप थोड़ा भी मत घबराना। मैं नहीं है कि लास्ट तक यानी कॉम्पिटियों के पहले आ जाऊँगा, जिसके वजह से मेरी माँ को बातें सुनना पड़ा है। उनका बदला तो लेना है। उधर ज्ञात जी ने जब आर्यन का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजा पहले दे ही खुला हुआ था। उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो आर्यन अंदर नहीं था। उन्होंने सोचा कि आर्यन इतनी सुबह कहाँ चला गया। वो मुड़ी और मुड़ के जाने लगी थी कि उनकी नज़र टेबल पर पड़ी जहाँ पे एक कागज़ पड़ा हुआ था। वो कुछ और नहीं, आर्यन ने जिस लेटर को लिखा था वही था। लेकिन जब गायत्री जी ने लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन फिर भी वो एक माँ थी, इसीलिए उन्होंने वह लेटर जल्दी लिया और हेमंत जी के कमरे की तरफ भागी। वह पहुंचकर उन्होंने देखा कि हेमंत जी वह पर भी नहीं है, तो उन्होंने वह पे खड़े नौकर से उनका पता पूछा और वह से दरबार की तरफ चल दी। दरबार आते ही उन्होंने देखा सारे बुजुर्ग और रायजादा फैमिली के सभी बड़े लोग वह पे खड़े थे। जब उन लोगों ने गायत्री जी को वह देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि गायत्री जी कभी भी फैमिली फैसलों के बीच नहीं पड़ती और न ही जल्दी दरबार आती है। उनके आते ही हेमंत जी बोले, दूसरे बुजुर्ग क्या हुआ है, आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? तभी गायत्री जी बोली, मुझे आपसे अकेले में बात करना है प्लीज़। उनकी बात सुनकर और उनकी घबराहट देखकर हेमंत जी ने पूरे दरबार को बर्खास्त कर दिया। फिर गायत्री जी से बोले अब क्या हुआ है? गायत्री जी ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बस अपने हाथ की कागज़ को हेमंत जी को दे दिया। वही इस बात से हेमंत जी भी घबरा गए। वो जानते थे कि ये लड़का जिद्दी है, पर इतना जिद्दी होगा। तभी हेमंत जी ने अपने बगल की घंटी को बजाई, जिससे वह पे 2 सैनिक भाग के आ गए। उनके आते ही हेमंत जी ने कहा कि आर्यन को पूरे शहर में खोजा जाए और अपने सैनिकों को सभी बाहर जाने वाली सड़क पर कड़ी कर दिया जाए और जब भी आर्यन दिखे उसे महल ले आया जाए। उनकी बात सुनकर गायत्री जी को थोड़ा सुकून मिला। तभी हेमंत जी बोले, गायत्री बहन आओ, घबराए मत, आर्यन जल्दी ही मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ आर्यन शहर से दूर छाया जंगल में आ गया था। वही उसके माथे पे पसीने की बूंदें थी, उसके हाथ में एक तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। वही उसके सामने एक रैंक 3 का तिलिस्मी भेड़िया पड़ा था। आर्यन इसे बहुत मुश्किल से मारा था। तभी आर्यन ने देखा कि उसके पास लगभग 15 कोर हो गए हैं, वो भी रैंक 3 के तिलिस्मी जानवर का। आर्यन इस वक्त आउटर एरिया और मध्य एरिया के बॉर्डर पर खड़ा था। तभी उसकी बॉडी में झंझनाहट होने लगी। उसे लगा कि सकतिया उससे काबू से बाहर जा रही, तो वह जल्दी से अपने वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच गया। वह पहुंचकर उसने अपने सरे कोर को अपने हाथों
पे रख के कल्टीवेशन करता रहा। उसके चारों तरफ से हवा तेजी से उसके पास आने लगी और उसके ऊपर एक भवंड सा बनता गया। लेकिन आर्यन ने अपनी आंखें नहीं खोली, तभी उसके बॉडी से एक आवाज़ आई। फिर उसके बॉडी से सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। वो रोशनी जैसे ही फैलाना बंद हुआ तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उस वक्त आर्यन बॉडी रिफाइनिंग के 6वें स्तर पर पहुंच गया था। उसे इस बात पर बहुत खुशी होने लगी, लेकिन उसको इसका अहंकार नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि उसका सफ़र अभी बहुत आगे तक है। इसीलिए उसने सोचा कि उसकी अभी अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। वही थोड़ी देर बाद वह फिर जंगल में जानवरों से मुकाबला करने के लिए निकल गया। तभी उसके कानों में ज़ारा की आया, तभी ज़रा बोली, होस्ट आपने अपना सारी टास्क को कंप्लीट किया है, इसीलिए आपको आज एक शक्ति मिली है। तभी आर्यन बोला, कैसी शक्ति? ज़ारा बोली, भागछड़ की शक्ति। इससे आप किसी भी चीख या इंसान को मरकर उनकी नमो निशान मिटा सकते और उसकी सारी ताकत आपकी हो जाएगी। इतना सुनते ही आर्यन के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने ज़ारा से बोला, मुझे अभी वो शक्ति चाहिए। उसके इतना कहते ही उसके पूरे शरीर में एक भूरी रोशनी फैलने लगी। उस टाइम आर्यन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसका सब दर्द खत्म हो गया। तभी ज़ारा बोली, होस्ट आपके बॉडी में विघटन भागछाड़ की शक्ति भेज दिया है, आप इसे उसे कर सकते हैं। तभी आर्यन ने अपने हाथ को साइड के एक पेड़ पे रखा, जिससे उसके हाथों से भूरी आग फैलने लगी और उसने पूरे पेड़ को पल भर में रख कर दिया। चट्टान अमृत का कुआं। उसने ज़ारा से बोला, मुझे अभी वो शक्ति चाहिए। उसके इतना कहते ही उसके पूरे शरीर में एक भूरी रोशनी फैलने लगी। उस टाइम आर्यन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसका सब दर्द खत्म हो गया। तभी ज़ारा बोली, होस्ट आपके बॉडी में विघटन भागछाड़ की शक्ति भेज दिया है, आप इसे उसे कर सकते हैं। तभी आर्यन ने अपने हाथ को साइड के एक पेड़ पे रखा, जिससे उसके हाथों से भूरी आग फैलने लगी और उसने पूरे पेड़ को पल भर में रख कर दिया। आर्यन ने जब विघटन शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए उसने न जाने कई पेड़ों को रख में बदल दिया। फिर उसने अपना उत्साह काम किया और जंगल की तरफ और अंदर चला गया। उसके जाते ही उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी, वो उस तरफ चला गया। तभी कुछ दूर उसने देखा कि एक लड़की और लड़का मिलकर एक रैंक 4 के गोरिल्ले से लड़ रहे थे। ये कोई आम बात नहीं है, रैंक 4 के जानवर मार्शल किंग के बराबर होते हैं और ये दोनों उससे लड़ ही नहीं रहे थे, उसको टक्कर भी दे रहे थे। वही आर्यन एक झड़ी में चिपकर दोनों की लड़ाई देख रहा था। तभी उसे याद आया कि रैंक 4 के जानवर जहाँ रहते हैं उनके पास कोई खास चीज होती है। तभी आर्यन की नज़र एक गुफा पर पड़ी जो थोड़ा नीचे की तरफ था। आर्यन ने अंदाजा लगाया तो वो समझ गया कि वह दूसरी तरफ से इन तीनों को पता लगे बिना गुफा के अंदर जा सकता है। इसीलिए आर्यन पीछे हटा और झाड़ियों का सहारा लेते हुए गुफा के करीब पहुंच गया। उसने फिर अपने चारों तरफ देखा कि कोई देखा तो नहीं रहा है, इसीलिए उसने अपने चारों तरफ एक बार नज़र दौड़ाई तो उसने देखा कि अब भी वो तीनों लड़ रहे थे। तभी आर्यन धीरे से गुफा के अंदर चला गया। वह जब अंदर गया उसने देखा कि गुफा बहुत बड़ा था, किसी महल की तरह। फिर वो गुफा में बिना किसी आवाज़ के चला गया। तभी जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि एक पौधा था जिसके ऊपर 6-7 फल लगे हुए थे। आर्यन पता चल गया कि ये कोई आम पौधा नहीं, ये सफ़ेद जिनसिंग का पौधा है। पहले तो आर्यन ने सोचा कि वो उसका फल तोड़ ले, फिर उसे ख्याल आया कि उसे क्यों न अपने वर्चुअल स्पेस में लगा दिया जाए। तभी उसने ज़ारा से पूछा कि क्या मैं इसे अपने वर्चुअल वर्ल्ड में लगा सकता हूँ। तो ज़ारा ने कहा, जी है, आप बस जैक पौधे पर अपना हाथ रख दे, मैं उसे वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफ़र कर दूंगी। उसके इतना बोलते आर्यन ने अपना हाथ सफ़ेद जिनसिंग के पौधे पर रख दिया। उसके हाथ रखते ही एक सफ़ेद रोशनी निकला और वो सफ़ेद जिनसिंग का पौधा वह से गायब हो गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ, इसीलिए वह और अंदर गया तो उसने देखा कि कई अनोखे जड़ी बूटी उसने सभी को अपने वर्चुअल स्पेस में रखने लगा। आर्यन इतना उत्साहित हो गया था कि उसने गुफा की हर चीज़ को वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफ़र करता गया। कुछ ही देर में उसने सारी जड़ी बूटियाँ और फल अपने वर्चुअल स्पेस में भेजकर आगे जाने लगा। जैसे ही थोड़ा और अंदर गया वह जंगली जानवरों के कई हजार कोर मौजूद थे। अब तो आर्यन और भी उत्साहित हो गया। फिर उसने जल्दी से सारे कोरों को अपने वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक छोटा सा तालाब था जिससे हल्का सफ़ेद धुआं उठ रहा था। तभी उसने अपने हाथ उस पानी के अंदर डाला, तभी एक बहुत ही शुद्ध एनर्जी उसके बदन में फैल गई। आर्यन इससे थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में बाद में पता करने का बोल के ज़ारा से बोला, क्या तुम इस पानी के तालाब को अंदर सिफत कर सकती हो। तभी ज़ारा बोली, होस्ट इसे अभी अंदर ऐसे हो रखा गया तो ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आपको पहले एक बोतल खरीदना होगा जिसमें आप इसे भर सकते हैं, वो उसने ख़राब नहीं होगा। तभी आर्यन ने ज़ारा से पूछा, क्या तुम इसके बारे में जानती हो। तो ज़ारा बोली, जी होस्ट, इसे अमृत जल बोला जाता है, इसकी एक बूंद ही किसी के गहरे से गहरे जख्म को ख़त्म कर सकती है। तभी आर्यन बोला, तो ठीक है, तुम मुझे उस बोतल को दे दो। तभी ज़ारा बोली, होस्ट उसके लिए आपको 100 पॉइंट देना होगा। आर्यन को लगा कि ज़ारा उसके सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही है, लेकिन वो जानता था कि वह इस वक्त बहस करने के हाल में
नहीं बता तो उसने कहा कि ठीक है मुझे दे दो। तभी आर्यन के सामने एक सफ़ेद रोशनी जगमगाने लगी। तभी उसने उस बोतल को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो जैसे ही इस पानी को भरने जा रहा था तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी, जिसके नज़र उस पत्थर के निचले भाग में पड़ा। इसे देख कि साड़ी अमृत पानी उस पत्थर से सींच रहा था, इसीलिए वह सीधे उस पदार्थ को हटाया तो देखा कि वहाँ पे एक कुआं है जिसमें दूध जैसी गाढ़ी और सफ़ेद पानी है। वो समझ गया कि ये सामने फिर भरम में डालने के लिए पानी के अमृत को रखा गया है ताकि असली अमृत को बचाया जा सके। तभी उसने अपना बोतल उस अमृत में रख दिया। कुछ ही देर में 70 फीट गड्ढे का कुआं के साड़ी अमृत उसके बोतल में आ गया, लेकिन वो बोतल नहीं भरा। फिर उसने सोचा कि ये बोतल 100 पॉइंट के लिए है, तो तभी उसे ख्याल आया कि बाहर के दोनों लड़के लड़कियां अगर उसे देख लिया तो इसीलिए उसने पहले से इंतज़ाम करने का सोचा। तभी उसने उस अमृत के बोतल को लेकर अपने वर्चुअल स्पेस में चला गया। फिर उसने उस बोतल कम एक खास जगह पे रख कर उसने अपने बैग में कुछ तिलिस्मी पत्थर भर लिया। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर वह जानता था कि वो अभी उन दोनों से नहीं लड़ सकता, इसीलिए उसने पहले से ही थोड़ा इंतजाम करना सही समझ। फिर उसने थोड़ी जड़ी बूटियां भी ले लिया, इससे उसका भेज हल्का सा भरा दिखने लगा। फिर उसने 10-12 शीशी ले ली उस अमृत को भरने के लिए। तब वह अपने वर्चुअल स्पेस से बाहर आ गया। बाहर आकर सबसे पहले उसने इस पत्थर को बंद किया, फिर उस ऊपर वाले अमृत के पानी को अपने शीशी में भर लिया और बैग में रख लिया। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के ने दूसरी लड़की से बोला, अमृता, मैंने सुना है कि इस गुफा में अमृत का पानी है जो लगभग 1000 पुराना है। हमें जल्दी से इस जानवर को मारना होगा ताकि कोई और यहाँ ना आ जाए। तभी उस लड़के अपने कहा कि अमृता, तुम इसका ध्यान अपनी तरफ करो, मैं इसे अपनी अवॉर्ड टेक्निक से हमला करता हूँ। तब जी अमृता ने अपना सर है में हिला दिया। तभी वह अपने जगह से उड़ी और उस गोरिल्ला के चारे के सामने जाकर अपने हाथ को ऊपर उठाया, जिससे उसके हाथ से हरी रोशनी निकलने लगी। तभी उसने उस हरी रोशनी को उस गोरिल्ला के ऊपर फेंका। जैसे ही उसने उस गोरिल्ला की तरफ इशारा किया, उसके हाथ से बहुत सारी लताएं निकली और जाकर सीधे उस गोरिल्ला से लिपट गई। गोरिल्ला जैसे ही अपनी ताकत दे उस लता को तोड़ने वाला था, तभी लड़का जिसका नाम अभिजीत था उसने बोला 100 शैडो टेक्निक, जिससे उसके 100 क्लोन बन गए और उस 100 पारछायों उस पर हमला कर दिया। उनके हमला करते ही उस गोरिल्ला की हालत खराब हो गई और वह सीधे नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही अभिजीत ने तुरंत उसके गले पर तलवार चला दिया, जिससे उसका गर्दन उतर गया। जिए से उसने उस गोरिल्ला का तिलिस्मी कोर ले लिया जो भूरे कलर का था। तभी वे दोनों अंदर गए तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। तभी उन दोनों को पता चल गया कि यहाँ पे कोई और भी है, जिससे उन लोगों ने तुरंत अपनी अपनी तलवार निकल की। फिर दोनों उसके गुफा के अंदर आ गए। तभी अभिजीत ने देखा कि उस तालाब के पास एक लड़का है जो शीशी में अमृत भर रहा है। तभी वे ये तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार को उसके गले पर रख दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और तुमने इस अमृत को हाथ कैसे लगाया? अब इसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। उसकी ये बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू कर लिया। जॉइन नाउ टेलीग्राम चैनल। चैप्टर 11 एरियन की समझदारी। अभिजीत ने देखा कि उस तालाब के पास एक लड़का है जो शीशी में अमृत भर रहा है। तभी वे ये तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार को उसके गले पर रख दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और तुमने इस अमृत को हाथ कैसे लगाया? अब इसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। उसकी ये बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू किया। फिर वह धीरे से मुड़ा तो उन दोनों ने देखा कि ये तो सिर्फ एक 15 साल का लड़का है। तभी अभिजीत बोलता है, बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है और तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? भी आर्यन बोले, वो मैं थोड़ा भटक गया था और जब यहाँ आया तो आप दोनों को उस बंदर जैसे जानवर से लड़ते देखा तो मैं डर गया, इसीलिए गुफा के अंदर भाग आया। तभी मैंने यहाँ बहुत सारे कोर और जड़ी बूटियाँ देख तो मैंने सब ले लिया और जब अंदर आया तो मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए मैंने इस पानी को पी लिया, जिससे मेरा एनर्जी बढ़ गया। इसीलिए मैं इसे अपने माँ के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसने इस बात बोलते हुए अपने चेहरे पर इतनी मासूमियत लाया था कि कोई भी पिघल जाए। इस वक्त वह बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा था जिसे अभी दुनिया का कोई जानकारी न हो। भी अभिजीत बोला, और हम दोनों तुम पर कैसे विश्वास करें? भी आर्यन बोला, आप दोनों रुको, मैं अभी आप दोनों को दिखता हूँ। तभी उसने अपने बैग से सभी जड़ी बूटियां निकला और फिर ओके ही सभी जादुई कोर को निकल कर दिखाया और बोला, सच में देखिए मुझे जादुई कोर और जड़ी बूटियां मिली थी। आर्यन की बात सुनकर उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि ये सिर्फ एक बच्चा है, इसीलिए उनके लिए कोई खतरा नहीं है। फिर अभिजीत बोला, बेटा आपको ये सब चीजें अपने साथ नहीं रखना चाहिए, कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता, वैसे ये चीजें आपके कुछ काम के नहीं है। आर्यन को उन दोनों की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि वह जाकर उन दोनों को मुंह पे 2-4 थप्पड़ लगा दे, लेकिन उसने अपने आप को रोका क्योंकि वो जानता था कि वो इनसे नहीं जीत सकता। फिर उसने एक झूठी मुस्कान के साथ
बोला तो भैया आप बता दीजिए कि मैं क्या करूँ भी। अभिजीत बोला आप ओके, आप इन सभी बेकार के पौधे और पत्थर को हमें दे दो, ये आपके किसी काम के नहीं है, और आप इस तालाब में से 10-12 बोतल भर ले और अपनी माँ के लिए लेकर चले जाएं, इससे उनकी ताकत बढ़ेगी। आर्यन ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला आप तो ठीक कह रहे हो, मैं उस पौधे और पत्थरों का क्या करूंगा, आपका मुझे सही से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वह दौड़कर जाकर अभिजीत के गले लग गया। तभी उसने अभिजीत को छोड़ा और जाकर अमृत के पानी ने से 10-12 शीशी भर लिया। फिर उन दोनों को बाय बोलकर वह से जाने लगा। तभी आरती बोली रुको। तभी उसने अपनी दिव्य दृष्टि से आर्यन को देखा। आर्यन को लगा कि वो उसके रूह तक देख पा रही, लेकिन आरती को उसके अंदर कुछ नहीं मिला, क्योंकि अगर कोई भी स्टोरेज बैग या अंगूठी भी होती तो आरती उसके अंदर देखा सकती थी। तभी उसने कहा कि तुम अपने घर कैसे जाओगे। तभी आर्यन बोला कि कोई ना कोई मुझे ढूंढते हुए आ ही जाएगा अगर मैं किसी तरह जंगल से बाहर चला गया। तभी अभिजीत बोला ठीक है जाओ, मगर यहाँ के बारे में किसी के बारे में मत बताना, ठीक है। ज़ियान बोला ठीक है। तभी आर्यन जाने लगा। तभी उसको थोड़ी देर पहले कर मंजर याद आया, जब उसने पत्थर से थोपा था तभी उसको कुछ ध्यान आया था। तभी उसने पत्थर को दोबारा हटाया तो उसने देखा था कि उस कुआं के अंदर एक 7 फुट का सफ़ेद पठार था जिससे यह अमृत का पानी निकल रहा था। तभी उसने ज़ारा से बोला कि क्या ज़ारा इस किवे को उसके वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ज़ारा ने कहा कि उसे 10 मिनट का टाइम लगेगा और इसके लिए आर्यन को 1000 पॉइंट्स देना होगा। बेचारा आर्यन क्या करता, उसने ये बात मान लिया क्योंकि वो जनता था कि यह अमृत इससे कई ज़्यादा महंगा था, क्योंकि उसे 1000 पॉइंट के बदले अमृत का कुआं मिल रहा था जिससे कभी भी अमृत खत्म नहीं हो सकता। और वो ये भी जानता था कि अगर यहाँ कोई आता और ये कुआं देख लेता तो उसे मालूम हो जाता कि आर्यन ने ही इसे साफ किया है, इसीलिए वो उस पर हमला भज कर सकते थे। तभी वह इस वक्त % में आया और सीधे वह से बाहर आ गया। आज वह बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वह आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था, क्योंकि उसकी आज बहुत सारी खजाना मिल गया। अब वह समझ गया कि उसे अब कल्टिवेशन करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 15 दिन था बस मुकाबला को। इसीलिए उसने एक गुफा खोजा और उसके अंदर चला गया। फिर उसने अंदर से गुफा को बंद कर दिया। फिर वह अपने वर्चुअल स्पेस में चला गया। भी उसके जाने के बाद आरती अभिजीत से बोली क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़का सच बोल रहा था। तभी अभिजीत बोला नहीं, वो हमसे 1% भी सच नहीं बोल रहा था। उसने जानबूझकर हमें अपनी सारी जड़ी बूटियां और तिलिस्मी पत्थर को दिखाया ताकि हम दोनों उसकी जान न ले, लेकिन उसने एक बात को सच बोला था कि उसे अपने माँ के लिए लेकर जाना है जिससे वो ताकतवर बन सके। असली बात यही है कि मैंने उसे जाने दिया और उसे 10-12 बोतल अमृत कह दे दिया था, और उस बेचारे ने पहले ही डर से अपना सारा खजाना हमसे डरकर दे दिया था। बताओ कि मैं उसको कैसे जान से मरता। 12 ट्रिनेटर अकेडमी। वही उसके जाने के बाद आरती अभिजीत से बोली क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़का सच बोल रहा था। तभी अभिजीत बोला नहीं, वो हमसे 1% भी सच नहीं बोल रहा था। उसने जानबूझकर हमें अपनी सारी जड़ी बूटियां और तिलिस्मी पत्थर को दिखाया ताकि हम दोनों उसकी जान न ले, लेकिन उसने एक बात को सच बोला था कि उसे अपने माँ के लिए लेकर जाना है जिससे वो ताकतवर बन सके। असली बात यही है कि मैंने उसे जाने दिया और उसे 10-12 बोतल अमृत कह दे दिया था, और उस बेचारे ने पहले ही डर से अपना सारा खजाना हमसे डरकर दे दिया था। अब बताओ कि मैं उसको कैसे जान से मरता। उसकी ये बात सुनकर आरती बोली हमें पहले अपने अकादमी को बता देना चाहिए, ना ही तो कोई और ताकतवर इंसान यहाँ आ गया तो हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। तभी अभिजीत में बोले क्यों न पहले हम अपनी फैमिली के लिए भर लेते हैं ताकि हमें बाद में किसी से मांगना न पड़े। उसकी बात सुनकर अंजलि भी मान गई। फिर दोनों ने अपने अपने पास से स्टोरेज बोतल निकला और भर लिया। फिर जब उनका स्टोरेज भर गया तब उन्होंने अपने पास से एक कार्ड निकला और उसे कुचल दिया। ये कार्ड उनको उनके टीचर के द्वारा खतरे पर पड़ने से बचने के लिए दिया गया था। तभी उनके कार्ड को कुचलते ही वहां पर एक पोर्टल खुला और उनके सामने एक एल्डर आ गए। उनके सामने आते ही उन दोनों ने झुककर अभिवादन किया। तभी वो एल्डर जो इन दोनों के गुरु थे जिनका नाम बसीर राणा था, उन्होंने कहा क्या बात है, तुम दोनों ने मुझे इतनी जल्दी और वो भी एक साथ बुलाया। उनकी बात सुनकर अभिजीत बोला कि मास्टर हमें यहाँ पे अमृत का तालाब मिला है जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। उसकी बात सुनकर तो बसीर बिल्कुल हैरान हो गया। उसने कहा क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं मास्टर, हम दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप चाहे तो खुद ही देखा ले। उसकी बात बसीर ने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाया। तभी उसने सफ़ेद उबलता हुआ पानी देखा। उससे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि पूरे कॉन्टिनेंट के लोग इस पानी को खोज रहे हैं और मिला हमें। तभी उन्होंने कहा कि क्या कोई और जानता है इस बारे में। तो अभिजीत बोला है मास्टर। उसकी बात सुनकर बसीर के चेहरे पर एक किलिंग इंटेंट आ गया और उसने कहा कौन है। तो अभिजीत ने उसे सब बता दिया जो भी, और ये भी कि वह 15 साल की उम्र में बॉडी रिफाइनिंग के लास्ट लेवल में है। बात सुनकर बसीर बोला उसको यहाँ से गए कितना टाइम हो गया है। अभिजीत बोला तकरीबन आधा जानता। उसकी बात सुनकर बसीर ने अपना मार्शल भावना पूरे जंगल में फैला दिया, लेकिन उसे आर्यन कहीं नहीं मिला। तभी बसीर
बोला ये लड़का जितना सिंपल देखता है उतना है नहीं, बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर हो भी इतनी अंदर जंगल में आ गया है जहाँ पे कोई जल्दी मरकर राजा भी नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। इस लड़के के नारे में उसने कहा कि जब भी उससे मिलो तो अपने अकादमी में शामिल करने की कोशिश करना, ये हमरे आदमी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सभी लोग त्रिनेत्र अकादमी देते जिसका डब्बाई पूरे मिथुल साम्राज्य पर था, क्योंकि ये अकादमी सीधे राजा की ही बातें मानती थी। कहा जाता है कि इस अकादमी के मास्टर एक मार्शल सम्राट है, लेकिन आज तक उनको किसी ने नहीं देखा था। पर एक बार बाहर जे कुछ मार्शल बुजुर्ग ने हमला कर दिया था तो उन्होंने एक ही बार में पूरे सेना को खत्म कर दिया। यही नहीं, जब उन्हें पता चला कि वे सब बगल के देश के हैं, उन्होंने वह जाकर अकेले ही पूरे समुदाय जा खत्मा कर दिया था। इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह इस अकादमी पर नजर भी उठा सके। तभी बसीर ने कहा कि हमें जल्दी से पूरे अकादमी को लाना होगा। मैंने एक संदेश भेज दिया है और तुम लोग आसपास जाकर हमारे अकादमी का झंडा लगा दो ताकि सबको पता लग जाए कि यहाँ पर त्रिनेत्र अकादमी का जगह है। बसीर के कहते ही दोनों वह से चले गए और जाकर उन्होंने पूरे गुफा के चारों तरफ लगभग 500 मीटर को घेर कर वह पे त्रिनेत्र अकादमी का झंडा लगा दिया। वही बसीर ने थोड़ा पानी पिया तो उसके बॉडी से एनर्जी की बढ़ा गई। तभी वो अभी मार्शल मास्टर के सेकंड लेवल पर अटका हुआ था। तभी उसे अपने अंदर एक तूफान सा महसूस हुआ। तभी उसने फट से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। उसका मार्शल भावना जो एक भालू था उसके पीछे प्रकट हो गया। उसने भी आसपास की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगा। थोड़ी देर बाद गुफा में छोटा सा ब्लास्ट हुआ। फिर उसे महसूस हुआ कि वह अब मार्शल मास्टर के दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर आ गया है। वो आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि कहा मैं न जाने कितने सालों से दूसरे लेवल पर अटका हुआ था। इसीलिए उसने कहा वो खुश हो ही रहा था कि उसने देखा कि अकादमी के बड़े बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। यही नहीं, अकादमी के छोटे बुजुर्ग भी आ रहे थे। ये सब देखकर उसे पता चल गया कि यह अमृत अकादमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो समझ गया कि अब उसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा अकादमी की तरफ से। तभी जब छोटे बुजुर्ग आए तो उन्होंने बसीर का कंधा थपथपाते हुए कहा कि तुम्हें अकादमी की तरफ से जरूर अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उनकी बात सुनकर बसीर को बहुत खुशी मिल रही थी। 13 लेवल अप। तभी जब छोटे बुजुर्ग आए तो उन्होंने बसीर का कंधा थपथपाते हुए कहा कि तुम्हें अकादमी की तरफ से जरूर अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उनकी बात सुनकर बसीर को बहुत खुशी मिल रही थी। तभी एक और बुजुर्ग ने कहा कि मुझे पता चला है कि शर्मा परिवार और रायजादा परिवार सबको यहाँ की पता चल गया है, हमें भी करना है, जल्दी करना। तभी एक बुजुर्ग बोले क्या आखिर उनको कैसे पता चला? तभी वो बोले ये अमृत 10,000 सालों में एक बार ऊपर आता है और यहाँ की पता हर बड़े परिवार को है। यही नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर कई जासूस बैठा रखा है, हमें इस तरफ आते देखा, उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया होगा। अभी वो बोल ही रहे थे कि उनकी किसी पावरफुल शक्ति का आने का एहसास हुआ। तभी उन्होंने कहा वो लोग आ गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा आ रहा था जिसके पीछे 10-12 लोग आ रहे थे। वो बूढ़ा मार्शल राजा के चरम पर था। तभी एक बोला ये तो रायजादा परिवार से अधीश रायजादा है। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वह पे और भी लोग आ गए। इन लोगों ने हरा ड्रेस पहना था, ये लोग ठाकुर परिवार से थे। तभी वह पे और भी लोग आ गए। उनके आते ही सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया क्योंकि शर्मा परिवार और सही परिवार साथ में आ रहे थे। उन सब के सामने आते ही उन्होंने देखा कि एक शर्मा परिवार के बड़े बुजुर्ग कंचन शर्मा थे और राजदरबार के प्रधानमंत्री शैलेश राजपूत थे, क्योंकि राजपरिवार अपने नाम के बाद राजपूत ही लगता था। तभी शैलेश राजपूत के पीछे से राजकुमारी जैस्मिन निकली। उनके आते ही वह पे जैस्मिन की खुशबू फैल गई। सबके सब बस राजकुमारी को देखते ही रह गए। तभी राजकुमारी जैस्मिन ने शैलेश से बोला दादू यहाँ पे अमृत कहाँ पर है? तभी शैलेश जी बोले अभी आप सब्र करो राजकुमारी, हमें सब मालूम हो जाएगा। तभी एक और बुजुर्ग ने कहा कि मुझे पता चला है कि शर्मा परिवार और रायजादा परिवार सबको यहाँ की पता चल गया है, हमें भी करना है, जल्दी करना। तभी एक बुजुर्ग बोले क्या आखिर उनको कैसे पता चला? तभी वो बोले ये अमृत 10,000 सालों में एक बार ऊपर आता है और यहाँ की पता हर बड़े परिवार को है। यही नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर कई जासूस बैठा रखा है, हमें इस तरफ आते देखा, उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया होगा। अभी वो बोल ही रहे थे कि उनकी किसी पावरफुल शक्ति का आने का एहसास हुआ। तभी उन्होंने कहा वो लोग आ गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा आ रहा था जिसके पीछे 10-12 लोग आ रहे थे। वो बूढ़ा मार्शल राजा के चरम पर था। तभी एक बोला ये तो रायजादा परिवार से अधीश रायजादा है। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वह पे और भी लोग आ गए। इन लोगों ने हरा ड्रेस पहना था, ये लोग ठाकुर परिवार से थे। तभी वह पे और भी लोग आ गए। उनके आते ही सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया क्योंकि शर्मा परिवार और सही परिवार साथ में आ रहे थे। उन सब के सामने आते ही उन्होंने देखा कि एक शर्मा परिवार के बड़े बुजुर्ग कंचन शर्मा थे और राजदरबार के प्रधानमंत्री शैलेश राजपूत थे, क्योंकि राजपरिवार अपने नाम के बाद राजपूत ही लगता था। तभी शैलेश राजपूत के पीछे से राजकुमारी जैस्मिन निकली। उनके आते ही वह पे जैस्मिन की खुशबू फैल गई। सबके सब बस राजकुमारी को देखते ही रह गए। तभी राजकुमारी जैस्मिन ने शैलेश से बोला दादू यहाँ पे अमृत कहाँ पर है? तभी शैलेश जी बोले अभी आप सब्र करो राजकुमारी, हमें सब मालूम हो जाएगा। ये सब देखकर अकादमी के लोगों का बहुत गुस्सा आ रहा था। कायदे से इस अमृत पर अकादमी का हक था, लेकिन वो जानते थे कि वो एक साथ चारों से नहीं लड़ सकते। लेकिन अकादमी के छोटे बुजुर्ग का सभी लोग इज्जत करते थे, चाहे राज घराना हो या तीनों परिवार। तभी छोटे बुजुर्ग ने कहा कि हमें इस अमृत का 4 भागों में बांट देते हैं, लेकिन अकादमी का हिस्सा ज्यादा होगा क्योंकि इस अमृत को हमने
ढूंढा है और यहाँ तक कि इस अकादमी में आप सभी के लड़के ही पढ़ते हैं। तभी शैलेश जी बोले ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अमृत बराबर बराबर भागों में बटेगा। उनकी बात सुनकर सभी लोग सहमत थे, लेकिन छोटे बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानते थे कि वह अब कुछ नहीं कर सकते। फिर सभी ने तालाब को 4 भाग में बांट दिया और सभी ने अपने अपने पास स्टोरेज कर लिया। जब पूरा अमृत का पानी खत्म हो गया था तो सभी लोग वहां से चले गए। आज सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज से उनकी ताकत बढ़ने वाली थी, क्योंकि ये अमृत मार्शल सम्राट तक काम आता था। इसी लिए सब थोड़ा खुद थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि असली अमृत पहले ही किसी ने ले लिया था। अगर इनको मालूम होता तो आज पूरे साम्राज्य में तहलका मच जाता, क्योंकि एक 15 साल के लड़के ने पूरे मिथुल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। खैर सभी लोग वहां से चले गए और इधर आर्यन के वर्चुअल स्पेस में आर्यन के तरफ कई कोड फैला हुआ था। आर्यन इस वक्त अमृत के झील कुएं के पास बैठा था। वही उसके सामने कई शीशियां पड़ी थी, जिसमें ऊपर पे अमृत की बोतल थी, जिसमें से उसने एक बोतल को पहले ही पी लिया था। इस वक्त उसने न जाने कई जड़ी बूटियां और फल भी खा चुका था। तभी उसके आसपास बवंडर का तूफान आ गया। वो जानता था कि इस जगह रहना सही नहीं है, इसी लिए वो जल्दी से एक पहाड़ पर चढ़ गया और वह पे कल्टीवेशन करने लगा, जिसके वजह से उसके बॉडी के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल गई। तभी उसे लगा कि उसके बॉडी लावा की तरह हो गया। तभी उसके बॉडी से सुनहरी लाइट इतनी तेज निकल रहा था कि उसकी रोशनी पूरे वर्चुअल स्पेस में फैल गया था। यही नहीं, उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसकी जान निकल रहा हो। इस वजह से अब आर्यन की हालत और भी खराब हो गई। तभी आर्यन के बॉडी से सुनहरी रोशनी ने एक अधूरे ड्रैगन का रूप ले लिया, जिससे उसका सभी घाव भरने लगा और अब उसे थोड़ा दर्द कम हुआ। उसका दर्द जैसे ही कम हुआ, उसने झट से एक बोतल अमृत का निकला और उसे पी गया। ये अमृत बाहर वाला था, क्योंकि वो जानता था कि वह ओरिजिनल अमृत को अभी एक बूंद भी एडजस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए उसे पहले मार्शल भावना पर पहुंचना होगा या उसे किसी गोली में डालकर खाना होगा, तभी वह उसे एडजस्ट कर पाएगा। तभी उसके अमृत पिते ही उसमें बॉडी से सुनहरी रोशनी निकले लगी। वह उसकी ताकत फूटने लगी। मार्शल बॉडी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वह सीधे लेवल 5 तक पहुंच गया। लेकिन फिर उसने अपनी ताकत को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी ताकत काम नहीं किया तो इतना लंबा छलांग उसके फ्यूचर में परेशानी का जरिए बनेगी। इसीलिए उसने अपना लेवल काम करना शुरू कर दिया, लेवल 4, लेवल 3। लेकिन वह अब इससे ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी लाल हो गई थी, उसके पूरे बदन से खून बह रहा था। उसका दर्द इस वक्त तूफान पर था। वह हिम्मत हारने ही वाला था कि तभी उसके सामने उसके माँ का हंसता हुआ चेहरा आ गया। तभी उसके बॉडी से फिर सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिसके बाद उसने जोर से चिहाड़ा और उसका लेवल मार्शल बॉडी के दूसरे लेवल पर आ गया था। उसके बाद उसने अपने बॉडी को अंदरूनी ताकत से मिलाने लगा। जब उसकी बॉडी स्थिर हो गया तो उसने अपने सामने वाले पत्थर पर एक मुक्का मारा, जिससे वह पत्थर पर दरार आ गया। फिर वह झील के पास आ गया। उसने ज़ारा से बोला, क्या तुम इस झील के चारों तरफ एक सेफ्टी लेयर बना सकती हो? ज़ारा बोली, होस्ट क्या आप और कुछ भी करना कहते हैं? उसे ध्यान आया कि उसे कुछ अलग करना चाहिए, इस पे अपनी पहली दुनिया जैसे एक महल बनवाना चाहिए। तभी उसे ज़रा को कुछ बात समझाया और बोले कि झील और जड़ी बूटी को पीछे गर्दन में डाल देना और आगे की तरफ महल की में गेट होगा और पिछले गर्दन के चारों तरफ एक सिक्योरिटी लेयर बनवा दिया, ताकि अमृत का कुआं और कोई भी और उसका पता न लगा पाए। फिर उसने अपने पास से सभी इंपॉर्टेंट सामान उस महल के अंदर रख दिया। यही नहीं, वह बाहर आकर अपने पुराने घर जैसा घर बनाने के लिए ज़ारा को बोला। ज़ारा ने उसके यादों में खंगालकर उसके पुराने घर जैसा बना दिया। तभी आर्यन ने जब अपने पुराने घर को देखा तो उसके आंखों से अंशु गए। उसने आते ही पड़ा था मार्शल देव बनने के बाद वह किसी भी एन को खोले कहीं भी जा सकता था। इसीलिए उसने खुद से वादा किया कि वह बहुत जल्द मार्शल देव बनेगा और अपनी दुनिया में वापस जाएगा। इतना सोचने के बाद वह से बाहर आ गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी गुफा पहले की तरह ही थी। उसके सांस में सांस हुई। उसको वह रहते हुए पूरे 1 महीना हो गया था। इसका मतलब बाहर अभी 1 या 2 दिन ही हुआ था। अभी उसके रह परिवार के सरमानी को 15 दिन बाकी था। इसीलिए उसने यहाँ पर रहकर ट्रेंडिंग करने का सोचा, पर उसे आज जंगल में कोई भी जानवर देख नहीं रहा था। आज उसे यह जंगल बहुत शांत और बदला लग रहा था। इसीलिए वह जंगले और अंदर चला गया, पर वह जानता था कि वह बहुत अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वह पर रैंक 4 और रैंक 5 के जानवरों का ठिकाना था। इसीलिए वह अंदर नहीं गया और अमृत के गुफा की तरफ बढ़ने लगा। अभी वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कानों में कुछ आवाज आई। वह तुरंत एक झड़ी में चुप गया। 14 गायत्री की उदासी, पर उसे आज जंगल में कोई भी जानवर दिख नहीं रहा था। आज उसे यह जंगल बहुत शांत और बदला लग रहा था। इसीलिए वह जंगले और अंदर चला गया, पर वह जानता था कि वह बहुत अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वह पर रैंक 4 और रैंक 5 के जानवरों का ठिकाना था। इसीलिए वह अंदर नहीं गया और अमृत के गुफा की तरफ बढ़ने लगा। अभी वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कानों में कुछ आवाज आई। वह तुरंत एक झाड़ी में छुप गया। तभी उसने देखा कि 2 लड़के आ रहे हैं, जिन्होंने हरा कपड़ा पहना हुआ था। एक दे कहा, तुम्हें मालूम है कि अकादमी वालों ने पूरे गुफा को शील कर
दिया है और यही नहीं उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वो यहाँ पे अकादमी के लिए सिलेक्शन होगा। आर्यन समझ गया कि अब उस गुफा को जाना सही नहीं होगा, इसीलिए वह घर की तरफ निकल गया। तभी उसने ज़ारा से बोला, ज़ारा क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तरीका नहीं है जिससे मेरा लेवल छुप जाए, जिससे किसी का मुझ पे ध्यान ना हो? भी ज़ारा बोली, होस्ट तरीका तो है पर 10 पॉइंट्स लगेगा आपके ऊपर, तो पहले से 500 पॉइंट्स कर्जा है, अब आप जब तक नहीं चुका सकते मैं कोई मदद कर सकती। तभी आर्यन बोला, 500 पॉइंट्स तुम मुझे सीधे सीधे लूट क्यों नहीं लेती? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पर 500 पॉइंट का कर्जा था। तभी ज़ारा बोली, होस्ट जब आप लेवल आप कर रहे थे तो आपको बचने के लिए असुर बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसका आपको 500 पॉइंट्स देना होगा। तभी उसने जल्दी से कहा, तुम 5 बूंद अमृत ले लो। उसके इतना कहते ही उसने जल्दी से पूछा कि ये असुर बॉडी क्या? तभी ज़ारा ने बोला, होस्ट असुर बॉडी एक अलग किस्म की बॉडी होती है जो आम मार्शल आर्टिस्ट से 10 गुना ताकतवर होता है। इसे जल्दी किसी भी चीज़ से भेदा ना नहीं जा सकता। इससे आप अपने एक लेवल ऊपर के भी मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सकते हैं। यही नहीं, आप अपना लेवल छुपाना चाहते हैं तो किसी मार्शल सम्राट के अलावा आपको कोई नहीं देख सकता। उसकी ये बात सुनकर तो आर्यन को बहुत खुशी मिल रही थी। इस बार उसकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही कमाल कर दिया था। तभी उसके कानों में ज़ारा की आवाज़ आई, होस्ट आपको वक्त वक्त पे अपने असुर बॉडी को अपडेट करते रहना होगा। आप जितना अपना लेवल बढ़ाओगे उतना ही आपको अपने बॉडी लेवल का ध्यान देना होगा। अब जितनी मेहनत आम लोग करते हैं आपको उससे डबल मेहनत और टाइम लगेगा। इसी वजह से बोल रही हूँ कि आप अब जितनी हो सके उतना मेहनत करिएगा। आर्यन जैसे ही ज़ारा से बात करते हुए जागीर शहर के अंदर आया, वैसे ही उसने देखा कि रायजादा खानदान के कुछ सैनिक चारों तरफ घूम रहे थे। वैसे कोई भी सैनिक किसी को ऐसे नहीं देखते थी, इसीलिए उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही उनके तरफ बढ़ने वाला था तभी एक सैनिक ने उसे देख लिया। वो सैनिक बोला, मालिक आपको बड़े साहब पिछले कई दिनों से धुंध रहे हैं और दूसरी बुजुर्ग की तो हालत खराब है। उसकी ये बात सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा गया। उसने कहा कि क्या हुआ है मन को? उसके बाद वह उस सैनिक की बिना कोई बात सुने वह से रायजादा हाउस के लिए निकल गया। जब रायजादा परिवार के सभी सैनिकों ने देखा कि आर्यन आ चुका है और घर की तरफ ही जा रहा है तो वे भी उसके पीछे पीछे आने लगे। वही बाजार में सभी लोग सोच रहे थे कि रायजादा परिवार कुछ बड़ा करने वाला है, पर किसी और परिवार ने इसमें दखल दाजी नहीं की। वही जब आर्यन रायजादा निवास में गया तो सभी हैरान थे, क्योंकि उसकी स्पीड आज अलग थी। लेकिन उन सबसे बेखबर आर्यन दौड़ते हुए अपने घर के तरफ दौड़ा। वह जैक उसने देखा कि उसकिया अभी दरवाजे पर खड़ी और मारिया भी वहीं पर है। उन दोनों को साथ में देखकर उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में उसकी मां को उसके अलावा सिर्फ मारिया ही संभल सकती है। उसने सोच लिया कि वह उससे शादी करके रहेगा, चाहे उसके लिए उससे पूरे रायजादा परिवार या शर्मा परिवार से ही क्यों न लड़ना पड़े। उसके बाद उसने धीरे से बोला, माँ। उसके माँ कहते ही गायत्री जी की नज़र उस पर गई। उन्होंने जैसे ही उसे देखा कि आर्यन है, दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसके माथे पे किश करते हुए बोली, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? तू एक बार मिल के जाता, बस लेटर लिख कर चला गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसकी बात सुनकर उसे हंसी आ गई। उसे मालूम नहीं था उसका बीटा पूरे मिथुल साम्राज्य को बेवकूफ़ बना के आया था, पर वो जनता था कि माँ होती। इसी वजह से बोला, माँ आप घबराओ मत, मैं ठीक हो। उसके इतना कहते गायत्री जी को ध्यान आया कि वह पे मारिया भी है। उन्होंने साइड में देखा कि मारिया चुपचाप उन्हें देख रही है। तभी गायत्री जी ने मारिया को भी इशारा किया, जिससे वो भी उनके पास आ गई। फिर उन्होंने उसे भी गले लगा दिया। तभी उसने देखा कि उसी वक्त हेमंत जी भी वहां आ गए। उन्होंने आते ही आर्यन को देखा तो उनके सांस में सांस आई। तभी उन्होंने उसका लेवल देखने की कोशिश की, मगर वो उसकी लेवल देख हो नहीं पा रहे थे, जैसे कि वो कल्टीवेट ही नहीं करता हो। उनको लगा कि कहीं वह फिर से साधारण आदमी तो नहीं बन गया। अब सरमानी को बस 10 दिन रह गया था। उन्होंने सुना था कि बड़े बुजुर्ग का बेटा मार्शल बॉडी पर पहुंचने वाला है और ये लड़का अभी भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर भी नहीं है। क्या होगा इसका? तभी वो बोले, बेटा तुम अभी भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर हो क्या? उनकी बात सुनकर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देख हेमंत जी को कुछ गड़बड़ लगा। तभी आर्यन बोला, कुल प्रमुख आप घबराए मत, मेरी ताकत आप अखाड़े में ही देखना। इतना बोल के उसने गायत्री जी से बोला, माँ क्या आप मुझे दरवाजे पर रखेंगी या अंदर भी चलेंगी? 15 फर्स्ट केस। जब हेमंत जी ने पूछा, बेटा तुम अभी भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर हो क्या? उनकी बात सुनकर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देख हेमंत जी को कुछ गड़बड़ लगा। तभी आर्यन बोला, कुल प्रमुख आप घबराए मत, मेरी ताकत आप अखाड़े में ही देखना। इतना बोल के उसने गायत्री जी से बोला, माँ क्या आप मुझे दरवाजे पर रखेंगी या अंदर भी चलेंगी? तभी गायत्री जी बोली, चलो जल्दी, मेरा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया है। इतना बोलते ही वो उसका सर सहलाते हुए बोली, आप लोग अंदर बैठो, मैं कुछ बना के लगाती हूँ उनके। इतना बोलते ही सभी लोग अंदर आ गए और आकर बैठ गए। मारिया भी गायत्री के साथ चली गई। तभी हेमंत जी आर्यन से बोले, तुम इतने दिन कहाँ चले गए? तुम्हें पता है कितना परेशानी हुई थी हमें गायत्री बहन को संभालने में, उनकी हालत बिल्कुल
खराब हो गई है। तभी वो बोले, देखो बेटा, भले ही वो जागीर शहर की सबसे ताकतवर इंसान है, पर ये मत भूलो कि वह एक माँ है और सिर्फ तुम्हारे खातिर जीती है। ये बात आर्यन जानता था कि उसकी माँ सिर्फ उसके लिए ही जीती है, वरना चाहती तो किसी बड़े दल में शामिल हो जाती, लेकिन उन्होंने इस छोटे से दल में शामिल हुई वो सिर्फ हेमंत जी के वजह से। आज उसने देख भी लिया कि वो उसकी माँ का कितनी फिक्र करते हैं। तभी वो बोला, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मामा जी, आपने कई सालों से मेरी माँ का ख्याल रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसने अपनी जेब में हाथ लगाया और ज़ारा से बोला कि उसके हाथ में ऊपर के अमृत का एक बोतल दे दे उसके। इतना कहते ही ज़ारा ने वर्चुअल स्पेस से एक बोतल अमृत का उसे दे दिया। फिर आर्यन उस बोतल को हेमंत जी को दे दिया और बोला, मामा जी, आपके लिए मेरे तरफ से छोटा सा उपहार। जब हेमंत जी ने सुना कि आर्यन ने उन्हें मामा जी बोला, उनको बहुत अच्छा लगा। उनकी अपनी कोई बहन नहीं थी, लेकिन गायत्री जी ने हमेशा बड़ी बहन की तरह उसकी रक्षा करती रही, इसीलिए वो उनको अपनी बड़ी बहन ही मानते थे। तभी उन्होंने अपना सर झटका और आर्यन से वो शीशी ले ली और उसका ढक्कन खोल के उसको सूंघा। उसे सूंघते ही उनके बुरे बदन में एनर्जी फैल गई। वो थोड़ा हैरान हुए और आर्यन से बोले कि ये क्या है। तभी आर्यन बोला, अमृत का पानी। उसके इतना कहते ही हेमंत जी का कांप गया। उनके हाथ से वह शीशी गिरने ही वाली थी कि उन्होंने खुद को संभाल कर उस शीशी को पहले सामने के टेबल पर रख दिया और बोले, बेटा, मैं ये नहीं ले सकता, इतनी कीमती चीज। अभी आर्यन बोला, अभी अपने बेटा भी कहा और ये शीशी लेने से मना भी कर रहे हो। देखिए, हो सकता है कि मैं माँ को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैंने आज देख लिया है, इसलिए मैं अब इनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आप भी जानते हैं मेरी परेशानी। मैं तो चाहता हूँ कि माँ आपके साथ यही रहे। आप और मैं दोनों जानते हैं कि माँ मुझे कहीं जाने नहीं देगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस परिवार पर नज़र डाले। हेमंत जी जानते थे कि वे दोनों हमेशा की तरह यहाँ पे ना ही रह सकते, इसीलिए उन्होंने वो शीशी ले ली। वो भी जानते थे कि अगर साम्राज्य में फैल जाए कि मेरे पास अमृत की एक बोतल है, तो पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच जाएगी और हर कोई इसे पाने की कोशिश करेगा। इतनी वैल्यू है इस अमृत का। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरमानी की तैयारी कैसे चल रही है? याद है न, तुम्हारा बड़े बुजुर्ग के बेटे के साथ फाइट है। तभी आर्यन ने कहा कि मैंने आते ही कहा था कि आप मेरी अरीना का टेंशन मत लो, वो तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तभी उन दोनों के कानों में गायत्री की आवाज़ आए, आप दोनों बात ही करते रहेंगे कि खाना भी जाएंगे? तभी उसने कहा, आ रहा हुमा। इतना बोल के वह हेमंत जी के तरफ मुस्कुरा के देखा और वह से खाने की जगह जाकर बैठ गया। उसके साथ हेमंत जी और मारिया भी थी। वो जानती थी कि ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आर्यन के साथ गुजरना चाहती थी। इसीलिए वह जाकर आर्यन के पास पहले ही बैठ गई। हेमंत जी उसके मन का हाल पहले से भी जानते थे, इसी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर सबने खाया और हेमंत जी वह से चले गए। उनके जाने के बाद आर्यन भी अपने रूम में जाकर आराम करना चाहता था, पर तभी उसने देखा कि आज मारिया उसके पहले उसके रूम में चली गई। गायत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, पर आर्यन आज जब से आया था मारिया उससे बदली सी लग रही थी। इसी वजह से उसने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे अपने रूम में आ गया और अपना दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही उसने देखा कि मारिया के आंखों में अंशु थे। पता नहीं क्यों उसे मारिया के आंखों ने अंशु बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने फैट से मारिया को अपने गले लगा लिया। उसे खुद ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, और जब उसने मारिया को गले लगाया तो उसे बहुत सुकून मिला। ये सुकून बिल्कुल उसकी माँ की तरह था। जब वह उनको गले लगता है, उसने अपनी ख्यालों को झटका। फिर मारिया का सर सहलाते हुए बोला, मारिया क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? वही मारिया उसके अंदर सिमट कर बस होते ही जा रही थी। उसने आर्यन को अपने बाहों में इस तरह सिमटा हुआ था जैसे कि कोई बच्चा अपनी खास खिलौनों को पकड़ता है कि कहीं वो भाग न जाए। भी आर्यन बोला, किसी कुछ किया है? मारिया बोली, नहीं तो किसी ने कुछ किया है या किसी ने परेशान किया है? मारिया बोली, नहीं तो बताओ क्या हुआ है? मारिया बोली, तुमको पता है कि तुम इतने दिनों से मेरे नज़रों के सामने नहीं थे, तो मेरी जान निकल गई थी। मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, ये लोग मुझे तुमसे दूर कर रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। रहना तो दूर, मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। इतना बोल के वह रोने लगी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी आर्यन ने उसको चुप कराने के लिए उसके चेहरे को उठा और अपनी होंठों को उसके होंठों पर रख दिया। मारिया भी उसके किश में साथ देने लगी। थोड़ी देर किश करने के बाद आर्यन ने अपनी होंठ को मारिया के होंठों से हटाया और अपने सर को उसके से लगा के बोला, देखो मारिया, मारिया सिर्फ आर्यन की है और आर्यन की रखेगी। हम दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत एक होने से नहीं रोक सकती। चाहे मुझे पूरे रायजादा परिवार को मिटाना पड़े, मैं उसको भी मिटा दूंगा। उसकी बात सुनकर मारिया को थोड़ा राहत मिली। फिर वह उठी और वह से जाने लगी। जाते हुए ही बोली, अगले 1 साल के बाद ठीक इसी तारीख को मेरी शादी है। अगर तुमने मुझे वहां से नहीं निकला तो समझ लेना कि वो मेरा आखिरी दिन होगा। अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो किसी और की बांके कभी नहीं रहूंगी। इतना बोल के वह वहां से चली गई। 16 तलवार देवता। उसकी बात सुनकर मारिया को थोड़ा राहत मिली। फिर वह उठी
और वह से जाने लगी। जाते हुए ही बोली, अगले 1 साल के बाद ठीक इसी तारीख को मेरी शादी है। अगर तुमने मुझे वहां से नहीं निकला तो समझ लेना कि वो मेरा आखिरी दिन होगा। अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो किसी और की बांके कभी नहीं रहूंगी। इतना बोल के वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन को और भी टेंशन हो गया। पहले तो ठीक था, लेकिन उसकी मरने वाली बात ने अंदर से तोड़ दिया था। उसने अपने आप से वादा किया कि वह किसी भी तरह उन लोगों से मारिया को अपना बना के रहेगा, चाहे उससे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी उसे जंगल वाली बात याद आई कि अकादमी आज से रायजादा परिवार के सरमानी के बाद होने के बाद स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेगी। तभी उसने कहा कि मुझे कम से कम मुझे मार्शल बॉडी के 5वें लेवल पर पहुंचना होगा। तभी उसने सोचा कि मुझे उसके पहले माँ को अमृत का पानी दे देना चाहिए। उसकी ताकत जितना बढ़ेगा समारोह के दिन उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद वह अपने रूम से निकला और गायत्री जी की रूम की तरफ चला गया। तभी उसने गायत्री जी की दरवाज़ा खटखटाया। उसके दरवाज़ा खटखटाते ही गायत्री जी ने जब दरवाज़ा खोला तभी उन्होंने देखा कि आर्यन उनके दरवाजे पर खड़ा था। तभी उसने कहा, क्या बात है बेटा, आप इतनी रात को क्या कर रहे हो, सोना नहीं है क्या? तभी आर्यन बोला, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गायत्री जी है, बोलो क्या बात है? तभी आर्यन ने एक अमृत की ओरिजिनल शीशी निकल कर दिया और बोला, माँ मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे अपने पास ही रखान। तभी उसने अपना लेवल दिखाया। उसकी लेवल देखकर गायत्री बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है? आप तो जाने से पहले बॉडी रिफाइनिंग लेवल 2 पे थे और अब तुम सीधे मार्शल बॉडी के दूसरे लेवल के पिक पर हो। तभी आर्यन बोला, माँ पहले आप मेरी बात सुनो, उसके बाद जो भी बोलना है बोलो। तभी उसने गुफा का सभी बात बता दिया। बस उसके बाद वह बोला, दरअसल माँ मैंने असली अमृत को पहले हाई ले लिया था और उसके बाद अमृत के स्रोत को बर्बाद कर दिया था। तभी गायत्री जी बोली, बेटा तुम्हें प्रकृति के साथ नहीं खेलना चाहिए। तभी आर्यन बोला, माँ अगर ये नहीं करता तो पूरा मिथुल साम्राज्य मेरे पीछे पड़ जाता, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तभी वह बोला, माँ आप इस बोतल से मार्शल पूर्वज के आखिरी लेवल पर पहुंच जाएगी, या हो सकता है कि आप मार्शल सम्राट भी बन जाओ। ये शब्द सुनते ही गायत्री जी बोली, बेटा तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी आर्यन बोला, माँ आप एक बार कोशिश करो। उसके बाद उसने वो बोतल हाथ में देकर बोला, माँ आप एक बार में 1 बूंद अमृत ही इस्तेमाल करना और मुझे 10 दिन डिस्टर्ब मत करना। मैं ध्यान में जा रहा हूँ और आप भी कल्टिवेशन करना शुरू कर दो। इतना बोल के वह गायत्री जी के रूम से चला गया। गायत्री जी उसके बात पर मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ तुम्हें निराश नहीं करेगी। तभी वो जाके एक कोने बैठ गई और उन्होंने अमृत का 1 बूंद पी लिया। उनके लिए ही उनके पूरे शरीर में ताकत अंधी की तरह फाइने लगी। उनके कल्टिवेशन करने के वजह से उनका पूरा रूम बाद से ढक गया था। वही आर्यन अंदर आया और उसने अंदर से अपना रूम बंद आकर दिया और अपने वर्चुअल स्पेस में चला गया। तभी उसने कहा कि मुझे कोई तकनीक सीखना चाहिए, इसीलिए उसने अपनी पास पड़ी उस तलवार को निकला। उस तलवार पे अभी भी जंग लगी थी। उसने उस तलवार में अपना आध्यात्मिक शक्ति भेजा। उसके आध्यात्मिक शक्ति तलवार के अंदर जाते ही वह तलवार तो पहले सुनहरा रंग में चमकाने लगा, फिर वह फीका पड़ गया। आर्यन को बहुत हैरानी हुई। उसने ज़ारा से पूछा कि ये तलवार क्यों बुझ गई? तभी ज़रा बोली, होस्ट ये तलवार अभी टूटी हुई है, इसी लिए ये अभी काम नहीं करेगी, जिस वजह से मैं भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। तभी ज़ारा ने कहा, होस्ट आप इस तलवार पर असली अमृत के 1 बोतल डाल दे उसके। इतना कहते ही आर्यन बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक टूटी हुई तलवार के लिए 1 बोतल अमृत की बोतल बर्बाद कर दूँ? तुम्हें मालूम है मैं इतने में कोई अच्छी सी और ताकतवर आत्मिक तलवार खरीद लूंगा। तभी ज़ारा बोली, होस्ट मुझे आपके मदद के लिए ही आपसे जोड़ा गया है। उसकी बात सुनकर आर्यन को हंसी आ गई। ये बात पर उसको लुटाती रहती है और बोल रही है कि उसे उसके मदद के लिए बनाया गया है। उससे तो लग रहा था कि ज़ारा को उसे लूटने के लिए ही बनता गया है। तभी उसने बेमन से 1 बोतल अमृत को उसके ऊपर गिरा दिया। उसके 1 बोतल अमृत गिरते ही तलवार में बहुत तेज रोशनी होने लगी। तभी ज़ारा ने कहा, होस्ट ये तलवार अभी आपके दुनिया ने है और ये दुनिया भी आपके इरादे से चलती है, इसीलिए आप जल्दी से 1 बूंद खून इस तलवार पर लगा दीजिए और इस तलवार को अपने काबू में करने की कोशिश करे। उसके इतना कहते ही आर्यन ने 1 बूंद खून उस तलवार पर गिरा दिया। उसे 1 बूंद खून गिरते ही उस तलवार की रोशनी और बढ़ गई। तभी वो तलवार आर्यन के सुनहरे खून को पीछे धकेलने लगी और वह से भागने लगी। उसके इतना करते ही तलवार से एक सफ़ेद परछाई निकली। वो इतनी ताकतवर थी कि आर्यन खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी उसका ब्लड लाइन जागने लगा और उसने आर्यन को धक लिया। उसके धकते ही आर्यन के चारों तरफ एक सुनहरा प्रकाश छा गया और उसके पीछे एक सुनहरी आकृति खड़ी हो गई, जिसके सर पर गोल्डन ताज
था जिसमें पांचों तत्व लगे हुए थे। उसके प्रकट होते ही आर्यन का दबाव खत्म हो गया। उस परछाई ने जब उस परछाई को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। सिंह परिवार की ब्लड लाइन। तभी उसने आर्यन की तरफ ध्यान से देखा जो अब बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़ा था। तलवार को पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें इससे भागने की जरूरत नहीं है। उसके इतना कहते ही तलवार शांत हो गई। तभी उन्होंने कहा, बच्चे मुझे अच्छा लगा कि आज भी सिंह परिवार में जीनियस पैदा हो रहे। 17 सिंह परिवार का सच और मार्शल भगवान। उस परछाई ने जब उस परछाई को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। सिंह परिवार की ब्लड लाइन। तभी उसने आर्यन की तरफ ध्यान से देखा जो अब बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़ा था। तलवार को पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें इससे भागने की जरूरत नहीं है। उसके इतना कहते ही तलवार शांत हो गई। तभी उन्होंने कहा, बच्चे मुझे अच्छा लगा कि आज भी सिंह परिवार में जीनियस पैदा हो रहे हैं। भी उनके बात पर आर्यन बोला, आप कौन है और अपने मुझे सिंह परिवार का वंशज क्यों कहा? मैं तो शर्मा परिवार से हूं। तभी वो बुरा साया बोला, बच्चे ये सब अभी तुम्हें जानने का वक्त नहीं आया है। इस वक्त तुम्हारा अपने परिवार के बारे जानना तुम्हारे लिए खतरनाक है। बस तुम इतना जान लो कि तुम सिंह परिवार से हो। जिसने भी तुम्हारा नाम शर्मा रखा है उसने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा पहचान छुपाया है। भी आर्यन बोला, अगर मैं सिंह परिवार से हूं तो अपने कैसे पहचाना और आप है कौन? बच्चे रही बात तुम्हें पहचानने की, मैं तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। रही बात मेरी, मुझे लोग तलवार देवता के नाम से जानते हैं और इस वक्त तुम्हारे पास जो तलवार है वह मेरी ही तलवार है। आर्यन का तो पहले ही ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई थी कि आज तक जो वह अपना पहचान समझ रहा था वह पहचान ही झूठी है। अब ये सुनके कि उसके सामने एक तलवार देवता खड़ा है उसका तो अब सर घूम रहा था। वो इस वक्त अपना सर झुका रहा था और बस उस बूढ़े को देख रहा था। भी वो बूढ़ा बोला, देखो बच्चे, क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनाना चाहोगे? उनकी ये बात सुनकर तो आर्यन पहले बहुत आश्चर्य हुआ कि एक तलवार देवता उसे क्यों स्टूडेंट बनाएगा। तभी वो बूढ़ा दोबारा बोला, बच्चे तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहता हूं? तो ये बात है कि मैं और तुम्हारे पूर्वज बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त पर हम दोनों ने पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया था। आर्यन से बात सुनकर के उसके पूर्वज ने पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया था तो वो कितने पावरफुल। आर्यन को इस बात पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तलवार देव को उसके चेहरे को देखकर समझ आ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी उन्होंने कहा कि बच्चे ये मत समझो कि उस बूढ़े ने अकेले किया था ये सब उसने मेरे मदद के साथ किया था। नहीं तो वह ये कॉन्टिनेंट क्या एक कंट्री पर भी राज नहीं करता। भी उन्होंने कहा, देखो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि कोई तलवार देव तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाए। आर्यन भी मन गया। उसके लिए ये जानना जरूरी था कि सिंह परिवार कहाँ है और एक तलवार देवता का उसका गुरु बनाना उसके लिए ही अच्छा ही होगा। भी आर्यन जैसे ही उनके सामने झुकने वाला था कि तभी आर्यन का शरीर कांपने लगा और उसके माथे पर सिंह परिवार का निशान उभर गया और उसने से तेज सुनहरी रोशनी फैलने लगी। तभी उसने से एक और बूढ़ा निकला जिसके चेहरे से एक रोशनी निकल रही थी जैसे कि वह कोई देवता हो। आर्यन तो उसके तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी उस आदमी ने तलवार से कहा, तुषार तुम ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे हो? सिंह परिवार का वरिष्ठ कोई ऐसा आदमी नहीं कि तुम उसे झुका दो। भी तलवार देवता जिनका नाम तुषार था उन्होंने कहा, विकास सिंह तुम ज्यादा अहंकारी नहीं हो रहे हो? भूलो मत, पहले भी मैं सिंह परिवार को कुछ नहीं समझता था और आज भी नहीं समझता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ा, उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। तभी उन्होंने कहा, देखता हूँ कि तुम पहले जैसे ही हो या बस बकवास कर रहे हो। उनकी ये बात सुनकर विकास जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी उन्होंने अपने हाथ को हिलाया, उनके हाथ में भला आ गया। फिर उन्होंने भी एक हमला तुषार जी पर कर दिया। एक नीली रोशनी और सुनहरी रोशनी टकरा गई। तभी वो दोनों की टक्कर हो गई। वह पर एक धमाका हुआ और वह पहाड़ पूरी तरह से धूल में बदल गया। आर्यन ने सोचा, ये है किसी देवता की ताकत। उनका एक अक्स के ताकत से पूरे पहाड़ बर्बाद हो गया। तो असल में ये दोनों कितने ताकतवर होंगे? भी उधर तुषार जी बोले, ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम अभी भी तुम वैसे ही हो। वो थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर विकास जी मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान दो देखकर तुषार जी और भी झुंझला गए। ठीक है, जो करना है करो। उसके बाद वे दोनों आर्यन के पास गए। तभी उनकी नज़र अमृत और वह पर लाडे जड़ी बूटियों देखकर विकास जी मुस्कुरा कर बोले, बच्चे जिस चीज़ के लिए कोई देवता भी तरस जाते हैं तुमने तो उसका पूरा कुवा रखा है और तुम्हारे पास खुद की दुनिया भी है। इस उम्र से मार्शल बॉडी के दूसरे लेवल पर हो। सच में तुम एक जीनियस हो। सच में तुम सिंह परिवार के उत्तराधिकारी कहलाने के लायक हो। उनकी ये बात सुनकर तो वह हैरान था, लेकिन फिर भी उसने आकाश जी के सामने अपने सर को झुकाकर बोला, ये जूनियर अपने पूर्वज को नमस्कार करता है। उसकी बात सुनकर आकाश जी ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम तुषार को अपना गुरु बना सकते हो, लेकिन याद रखना तुम सिंह परिवार के वरिष्ठ हो, इसलिए तुम किसी के सामने झुक नहीं सकते चाहे कुछ भी हो। और जब तक तुम मार्शल पूर्वज या मार्शल सम्राट नहीं बन जाते अपने परिवार के बारे में पता करने की कोशिश मत करना। और जब तक जरूरी न हो अपने ब्लड लाइन का इस्तेमाल मत करना। आर्यन उनकी बात बहुत ध्यान से
सुन रहा था तभी उन्होंने अपने हाथ को उठाया जिसमें से सुनहरी खून का एक बूंद निकल गया और जाकर आर्यन के माथे में समा गया। उस बूंद का आर्यन के में समाए ही उसका पूरा बॉडी कांपने लगा, उसके रक्तवाहिका फटने लगी, उसका पूरा शरीर फटने लगा और उससे खून बने लगा। वह सुनहरा बूंद किसी गर्म लावे की तरह आर्यन की हर बॉडी पार्ट को नष्ट कर रहा था। आर्यन को लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटा तुम जल्दी अपनी ब्लड लाइन जगाने की कोशिश करो। उसके बाद उन्होंने कुछ जानकारी आर्यन के माथे में डाल दिया। आर्यन ने ठीक उसी तरह किया। तभी उसके माथे पर सिंह कबीले का निशान उभर गया जिससे उसके पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आर्यन ने जोर से चिल्लाया, तभी उसके पीछे वही सुनहरी परछाई प्रकट हो गई जिसके जिनसे 5 तत्वों का पहना था। जिसके बाद आर्यन के सभी घाव भरने लगी। कुछ देर में वह बिल्कुल शांत हो गए। अभी दूसरी तरफ अब विकास जी का हैरानी में थे। आज उन्होंने अपने पहले पूर्वज को देखा जिनकी उन्होंने सिर्फ कहानियों में जिक्र सुना था। तभी उन्हीं ने तुषार जी से बोले, तुषार तुम जानते हो ये इस बच्चे का मार्शल स्पिरिट कौन है? तुषार जी बोले, नहीं कोई होगा तुम्हारा कोई पूर्वज। तभी वो बोले, इसका जो मार्शल स्पिरिट है वो हमरे पहले पूर्वज है, यानी सिंह परिवार के निर्माता। उनकी बात सुनकर तो खुद तुषार जी को भी अचंभा, क्योंकि वो जानते थे कि सिंह परिवार के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जो सिंह परिवार के पितामह को अपना मार्शल स्पिरिट बना सके, क्योंकि वो इतने ताकतवर थे कि उनसे स्वर्ग के देवता भी घबराते थे। इसी वजह से उनका दर्जा एक भगवान का था। उन्होंने दुनिया से परे एक नया मुकाम हासिल किया, मार्शल भगवान का भी। तभी उन दोनों ने उस मार्शल भगवान के सम्मान में अपना सर झुका दिया। उसके बाद वह मार्शल स्पिरिट गायब हो गई। तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसका सर नजर अब भी बहुत दर्द कर रहा था। तभी विकास जी आर्यन के पास गए और आर्यन से बोले, बेटा जब तक तुम्हारी जान पर न आए अपने मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल मत करना। और ये है कुछ सिंह परिवार के टेक्निक जिसे हर वरिष्ठ को सिखाया जाता है। तभी उनके हाथों से एक रोशनी निकली और आर्यन के माथे में समा गई। इसी के साथ आर्यन के माइंड में बहुत ज्यादा जानकारियां बहने। तभी आर्यन वह पे कल्टीवेशन के लिए बैठ गया। तभी उसके कानों में आवाज, आज बच्चे मैं जा रहा हूं, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे उम्मीदों पर खड़े उतरोगे और मेरी बातों का खास ख्याल रखना। और इस बूढ़े को मन लेना, ये थोड़ा नखरे वाला है लेकिन बहुत काबिल है। वो तुम्हें अच्छे से ट्रेन मर देगा। तुम इस सीक्रेट टेक्निक को अपनी वरिष्ठ के अलावा किसी और को नहीं सिखा सकते, चाहे वो कितना भी खास क्यों न हो। मेरे सभी बातों का ध्यान रखना बच्चे, उम्मीद है बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। इतना बोल के विकास जी रोशनी बनके आर्यन के कबीले वाले टैटू में चले गए। उसके बाद आर्यन कल्टीवेशन करने लगा। कुछ ही देर में उसने सारे टेक्निक को याद कर किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली जिसमें अभी सुनहरी रोशनी थी। उस परछाई ने जब उस परछाई को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। सिंह परिवार की ब्लड लाइन। तभी उसने आर्यन की तरफ ध्यान से देखा जो अब बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़ा था। तलवार को पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें इससे भागने की जरूरत नहीं है। उसके इतना कहते ही तलवार शांत हो गई। तभी उन्होंने कहा, बच्चे मुझे अच्छा लगा कि आज भी सिंह परिवार में जीनियस पैदा हो रहे हैं। भी उनके बात पर आर्यन बोला, आप कौन है और अपने मुझे सिंह परिवार का वंशज क्यों कहा? मैं तो शर्मा परिवार से हूं। तभी वो बुरा साया बोला, बच्चे ये सब अभी तुम्हें जानने का वक्त नहीं आया है। इस वक्त तुम्हारा अपने परिवार के बारे जानना तुम्हारे लिए खतरनाक है। बस तुम इतना जान लो कि तुम सिंह परिवार से हो। जिसने भी तुम्हारा नाम शर्मा रखा है उसने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा पहचान छुपाया है। भी आर्यन बोला, अगर मैं सिंह परिवार से हूं तो अपने कैसे पहचाना और आप है कौन? बच्चे रही बात तुम्हें पहचानने की, मैं तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। रही बात मेरी, मुझे लोग तलवार देवता के नाम से जानते हैं और इस वक्त तुम्हारे पास जो तलवार है वह मेरी ही तलवार है। आर्यन का तो पहले ही ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई थी कि आज तक जो वह अपना पहचान समझ रहा था वह पहचान ही झूठी है। अब ये सुनके कि उसके सामने एक तलवार देवता खड़ा है, उसका तो अब सर घूम रहा था। वो इस वक्त अपना सर झुका रहा था और बस उस बूढ़े को देख रहा था। भी वो बूढ़ा बोला, देखो बच्चे, क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनाना चाहोगे? उनकी ये बात सुनकर तो आर्यन पहले बहुत आश्चर्य हुआ कि एक तलवार देवता उसे क्यों स्टूडेंट बनाएगा। तभी वो बूढ़ा दोबारा बोला, बच्चे तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहता हूं? तो ये बात है कि मैं और तुम्हारे पूर्वज बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त पर हम दोनों ने पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया था। आर्यन से बात सुनकर के उसके पूर्वज ने पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया था तो वो कितने पावरफुल। आर्यन को इस बात पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तलवार देव को उसके चेहरे को देखकर समझ आ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी उन्होंने कहा कि बच्चे ये मत समझो कि उस बूढ़े ने अकेले किया था ये सब उसने मेरे मदद के साथ किया था, नहीं तो वह ये कॉन्टिनेंट क्या एक कंट्री पर भी राज नहीं करता। भी उन्होंने कहा, देखो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि कोई तलवार देव तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाए। आर्यन भी मन गया। उसके लिए ये जानना जरूरी था कि सिंह परिवार कहाँ है और एक तलवार देवता का उसका गुरु बनाना उसके लिए ही अच्छा ही होगा। भी आर्यन जैसे ही उनके सामने झुकने वाला था कि तभी आर्यन का शरीर कांपने लगा और उसके माथे पर सिंह परिवार का निशान उभर गया और उसने से तेज सुनहरी रोशनी फैलने लगी। तभी उसने से एक और बूढ़ा निकला जिसके
चेहरे से एक रोशनी निकल रही थी जैसे कि वह कोई देवता हो। आर्यन तो उसके तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी उस आदमी ने तलवार से कहा, तुषार तुम ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे हो? सिंह परिवार का वरिष्ठ कोई ऐसा आदमी नहीं कि तुम उसे झुका दो। भी तलवार देवता जिनका नाम तुषार था, उन्होंने कहा, विकास सिंह तुम ज्यादा अहंकारी नहीं हो रहे हो? भूलो मत, पहले भी मैं सिंह परिवार को कुछ नहीं समझता था और आज भी नहीं समझता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ा, उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी। तभी उन्होंने कहा, देखता हूँ कि तुम पहले जैसे ही हो या बस बकवास कर रहे हो। उनकी ये बात सुनकर विकास जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी उन्होंने अपने हाथ को हिलाया, उनके हाथ में भला आ गया। फिर उन्होंने भी एक हमला तुषार जी पर कर दिया। एक नीली रोशनी और सुनहरी रोशनी टकरा गई। तभी वो दोनों की टक्कर हो गई। वह पर एक धमाका हुआ और वह पहाड़ पूरी तरह से धूल में बदल गया। आर्यन ने सोचा, ये है किसी देवता की ताकत। उनका एक अक्स के ताकत से पूरे पहाड़ बर्बाद हो गया। तो असल में ये दोनों कितने ताकतवर होंगे भी। उधर तुषार जी बोले, ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम अभी भी तुम वैसे ही हो। वो थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर विकास जी मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान दो देखकर तुषार जी और भी झुंझला गए। ठीक है, जो करना है करो। उसके बाद वे दोनों आर्यन के पास गए। तभी उनकी नज़र अमृत और वह पर लाडे जड़ी बूटियों देखकर विकास जी मुस्कुरा कर बोले, बच्चे जिस चीज़ के लिए कोई देवता भी तरस जाते हैं, तुमने तो उसका पूरा कुवा रखा है और तुम्हारे पास खुद की दुनिया भी है। इस उम्र से मार्शल बॉडी के दूसरे लेवल पर हो। सच में तुम एक जीनियस हो। सच में तुम सिंह परिवार के उत्तराधिकारी कहलाने के लायक हो। उनकी ये बात सुनकर तो वह हैरान था, लेकिन फिर भी उसने आकाश जी के सामने अपने सर को झुकाकर बोला, ये जूनियर अपने पूर्वज को नमस्कार करता है। उसकी बात सुनकर आकाश जी ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम तुषार को अपना गुरु बना सकते हो, लेकिन याद रखना तुम सिंह परिवार के वरिष्ठ हो, इसलिए तुम किसी के सामने झुक नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। और जब तक तुम मार्शल पूर्वज या मार्शल सम्राट नहीं बन जाते, अपने परिवार के बारे में पता करने की कोशिश मत करना। और जब तक जरूरी न हो, अपने ब्लड लाइन का इस्तेमाल मत करना। आर्यन उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी उन्होंने अपने हाथ को उठाया, जिसमें से सुनहरी खून का एक बूंद निकल गया और जाकर आर्यन के माथे में समा गया। उस बूंद का आर्यन के में समाये ही उसका पूरा बॉडी कांपने लगा। उसके रक्तवाहिका फटने लगी, उसका पूरा शरीर फटने लगा और उससे खून बने लगा। वह सुनहरा बूंद किसी गर्म लावे की तरह आर्यन की हर बॉडी पार्ट को नष्ट कर रहा था। आर्यन को लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटा तुम जल्दी अपनी ब्लड लाइन जगाने की कोशिश करो। उसके बाद उन्होंने कुछ जानकारी आर्यन के माथे में डाल दिया। आर्यन ने ठीक उसी तरह किया। तभी उसके माथे पर सिंह कबीले का निशान उभर गया, जिससे उसके पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आर्यन ने जोर से चिल्लाया। तभी उसके पीछे वही सुनहरी परछाई प्रकट हो गई, जिनसे 5 तत्वों का पहना था। जिसके बाद आर्यन के सभी घाव भरने लगी। कुछ देर में वह बिल्कुल संत हो गए। अभी दूसरी तरफ अब विकास जी का हैरानी में थे। आज उन्होंने अपने पहले पूर्वज को देखा, जिनकी उन्होंने सिर्फ कहानियों में जिक्र सुना था। तभी उन्हीं ने तुषार जी से बोले, तुषार तुम जानते हो ये इस बच्चे का मार्शल स्पिरिट कौन है? तुषार जी बोले, नहीं कोई होगा तुम्हारा कोई पूर्वज। तभी वो बोले, इसका जो मार्शल स्पिरिट है वो हमरे पहले पूर्वज है, यानी सिंह परिवार के निर्माता। उनकी बात सुनकर तो खुद तुषार जी को भी अचंभा, क्योंकि वो जानते थे कि सिंह परिवार के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जो सिंह परिवार के पितामह को अपना मार्शल स्पिरिट बना सके, क्योंकि वो इतने ताकतवर थे कि उनसे स्वर्ग के देवता भी घबराते थे। इसी वजह से उनका दर्जा एक भगवान का था। उन्होंने दुनिया से परे एक नया मुकाम हासिल किया, मार्शल भगवान का भी। तभी उन दोनों ने उस मार्शल भगवान के सम्मान में अपना सर झुका दिया। उसके बाद वह मार्शल स्पिरिट गायब हो गई। तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसका सर नजर अब भी बहुत दर्द कर रहा था। तभी विकास जी आर्यन के पास गए और आर्यन से बोले, बेटा जब तक तुम्हारी जान पर ना आए अपने मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल मत करना। और ये है कुछ सिंह परिवार के टेक्निक जिसे हर वरिष्ठ को सिखाया जाता है। तभी उनके हाथों से एक रोशनी निकली और आर्यन के माथे में समा गई। इसी के साथ आर्यन के माइंड में बहुत ज्यादा जानकारियां बहने। तभी आर्यन वह पे कल्टीवेशन के लिए बैठ गया। तभी उसके कानों में आवाज, आज बच्चे मैं जा रहा हूं, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे उम्मीदों पर खड़े उतरोगे और मेरी बातों का खास ख्याल रखना। और इस बूढ़े को मन लेना, ये थोड़ा नखरे वाला है लेकिन बहुत काबिल है। वो तुम्हें अच्छे से ट्रेन मर देगा। तुम इस सीक्रेट टेक्निक को अपनी वरिष्ठ के अलावा किसी और को नहीं सिखा सकते, चाहे वो कितना भी खास क्यों न हो। मेरे सभी बातों का ध्यान रखना बच्चे, उम्मीद है बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। इतना बोल के विकास जी रोशनी बनके आर्यन के कबीले वाले टैटू में चले गए। उसके बाद आर्यन कल्टीवेशन करने लगा। कुछ ही देर में उसने सारे टेक्निक को याद कर किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली, जिसमें अभी सुनहरी रोशनी थी। 18 तलवार देव का उत्तराधिकारी
तुम इस सीक्रेट टेक्निक को अपनी वरिष्ठ के अलावा किसी और को नहीं सिखा सकते, चाहे वो कितना भी खास क्यों न हो। मेरे सभी बातों का ध्यान रखना बच्चे, उम्मीद है बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। इतना बोल के विकास जी रोशनी बन के आर्यन के कबीले वाले टैटू में चले गए। उसके बाद आर्यन कल्टिवेशन करने लगा। कुछ ही देर में उसने सारे टेक्निक को याद कर किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली जिसमें अभी सुनहरी रोशनी थी। उसके आंख खोलते ही उसने अपने आप को महसूस किया अपने पूर्वज के द्वारा दिया गया ब्लड को अब्जॉर्ब करने के बाद इस वक्त वह मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर पहुंच गया। भय इस वजह से वह उछलने लगा। तभी उसके कानों में एक बुरी आवाज गूंजी। ये भी कोई खुशी की बात है कि तुम इतना उछल रहे हो? ये आवाज सुनकर आर्यन पीछे मुड़ा और देखा कि तुषार जी उसी के तरफ देख रहे थे। तभी आर्यन ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला, ये स्टूडेंट अपने टीचर को सम्मान देता है। उसके इतना कहते ही तुषार सी के खुश हो गए। तभी वो बोले, चलो इस वक्त इतना सफलता चलेगा। उनके इतना कहते ही आर्यन मुस्कुराने लगा। तभी उसने कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी बस मार्शल भावना तक पहुंचाने की कोशिश करो, उसके बाद ही मेरा कोई स्किल उसे कर सकते हो। तभी आर्यन ने पूछा, गुरुजी आपका इस वक्त लेवल क्या है? तभी उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मेरा लेवल से क्या करना है। उन्हें इस वक्त अपना लेवल बताने में शर्म आ रही थी। एक वक्त था कि वो मार्शल देव थे, लेकिन इस वक्त बस मार्शल पूर्वज के चरम पर थे। वो कैसे बताते कि वो मार्शल पूर्वज के रैंक पर है। तभी उन्होंने कहा, आर्यन अगर तुमने मुझे गुरु मान लिया है तो अब तुम मेरे तलवार वैली में शामिल हो गए और तुम मेरे पर्सनल शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें अभी ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता। इतना कहते उन्होंने अपना हाथ थोड़ा सा उठा जिससे रोशनी निकली और आर्यन के हाथ पर एक तलवार का निशान का गया था। उस तलवार के निशान पर एक ता था जिस पर लिखा था तलवार वेली। तभी उन्होंने कहा, मेरा तलवार वेली तुम्हारे सिंह परिवार जितना ताकतवर तो नहीं, पर ये उससे काम भी नहीं है। पूरे तियाना कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल संगठन है और अब तुम उस संगठन के उत्तराधिकारी हो। तुम जब मेरानी साम्राज्य जाना तो वहां पर तलवार वैली का हेडक्वार्टर है। दरअसल आर्यन जिस दुनिया में था उसे 7 कॉन्टिनेंट था। इस टाइम आर्यन जिस कॉन्टिनेंट में था उसे तियाना कॉन्टिनेंट बोला जाता था। तुषार जी ने आर्यन को नहीं बताया था कि तलवार वैली 7 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। तभी तुषार जी ने आर्यन से बोला, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें मैंने तलवार वैली का निशान क्यों दिया है? तभी आर्यन बोला, तलवार वैली में शामिल करने के लिए। उन्होंने आर्यन के बात पर बोला, नहीं, तुम्हारे ब्लड लाइन को छुपाने के लिए। फिर वह बोले, कुछ ऐसे राज है जिसे वक्त पर आना ही ठीक है, पर यह बात याद रखना कि जब तक तुम मार्शल लॉर्ड या मार्शल सम्राट न बन जाओ तब तक तुम अपने ब्लड लाइन का इस्तेमाल मर करना, नहीं तो तुम्हारे पीछे इतने ताकतवर लोग पद जाएंगे कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं जब अपने चरम पर था तब भी हम लोग ना ही लड़ पाए थे। तभी आर्यन बोला कि वो इतने ताकतवर थे। उससे याद आया कि उसके गुरु और उसके पूर्वज की सिर्फ एक आत्मा की छाया की एक छोटे से हमले से पूरे एक पर्वत को धूल में बदल दिया था। तो वह ये नहीं समझ पा रहा था कितना ताकतवर होगा उसके। इतना सोचता देख तुषार जी बोले, तुम ज्यादा मत सोचो, बस इतना याद रखना कि जब तक ताकतवर ना हो जाओ तब तक अपना सच खुद को भी मत बताना। ओके, अब मैं चलता हूँ अपनी आराम फरमाने, तुम अपनी देखो, जब मार्शल भावना तक पहुंच जाओ तो बता देना। उसके बाद वो वह से गायब हो गए। तभी उसने देखा कि अमृत का एक बोतल गायब है। वो समझ गया कि ये उसके गुरु की करनी है। उसने एक आह भरी, फिर उसने एक बूंद अमृत लिया और कल्टिवेशन करने लगा। कुछ ही दोनों में वह मार्शल बॉडी के चरम पर पहुंच गया। वह जब अपने कल्टिवेशन से बाहर आया उसके बाद फ्रेश होकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि गायत्री जी अभी भी कल्टिवेशन कर रही है। वह चुपचाप वह से निकल गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि सब आने ले सरमानी का तैयारी कर रहे थे। तभी मारिया वह आ गई और बोली, आर्यन क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? आर्यन के पास भी कोई काम नहीं था, इसीलिए उसने भी हाँ कह दिया। वह भी थोड़ा घूमना चाहता था। वही मारिया तो बहुत खुश हुई। फिर दोनों बाजार की तरफ जाने लगी। उनको साथ खुश देख रायजादा परिवार के सारे लोग देख रहे थे। सबको इस वक्त आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई भी मारिया को आर्यन के साथ नहीं देख सकता था। तभी एक लड़का बोला जो रायजादा परिवार से हो था। उसने कहा कि ये इस कचड़े के हाथ में खानदान की राजकुमारी क्या कर रही है? जरूर इसने उनसे कुछ कहा होगा या उन्हें बहलाया होगा। आर्यन जो उन सब की बात सुन रहा था उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, पर मारिया कैसे उसकी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी। तभी उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया। उस लड़के ने जैसे ही देखा कि मारिया उससे खुद ही बुला रही है वो शर्मने लगा और सीधा मारिया के पास आ गया। तभी मारिया ने अपने हाथों में सकतिया इकट्ठा किया और उस लड़के के सर को एक ही बार में चिथड़े कर दिया। फिर बोली, अगर कोई भी आर्यन का बेइज्जती करता है तो समझ ले ली वह मारिया का दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो, उसे अंजाम को सहना होगा। ये सब देखकर सारे लोग कैंप गए क्योंकि किसी ने मारिया को इतने खूंखार रूप में नहीं देखा था। वो बहुत संसूर खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन आज सब उल्टा हो रहा था। सारे लोग वह से भाग गए। उनके जाते मारिया थोड़ी शांत हुई। तभी उसने देखा कि आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। 19 देवपुत्र मारिया ने अपने हाथों में सकतिया इकट्ठा किया और उस लड़के के सर को एक ही बार में चिथड़े कर दिया। फिर बोली,
अगर कोई भी आर्यन का बेइज्जती करता है तो समझ ले ली वह मारिया का दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो, उसे अंजाम को सहना होगा। ये सब देखकर सारे लोग कैंप गए क्योंकि किसी ने मारिया को इतने खूंखार रूप में नहीं देखा था। वो बहुत संतसुर खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन आज सब उल्टा हो रहा था। सारे लोग वह से भाग गए उनके जाते। मारिया थोड़ी शांत हुई। जब मारिया घूमी तो उसने देखा कि आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। आर्यन को ऐसे मुस्कुराकर देखते देखा मारिया शर्मा गई। आर्यन उसे छेड़ते हुए बोला, अरे थे ग्रेट। आर्यन की होने वाली पत्नी शर्माती भी है। उसकी ये फ्लिटी बातें सुन आयत के पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। वो जल्दी से वह आगे बढ़ते हुए बोली, जल्दी चलो, यहाँ पे लेट नहीं हो रहा है। आर्यन उसके के बात पर फिर मुस्कुराने लगा और वह से चला गया। उन दोनों ने पूरा बाजार घुमा। मारिया आते मारिया के चेहरे पर एक न बयां करने वाली मुस्कान थी। उसको ऐसे मुस्कुराता देख पता नहीं क्यों आर्यन भी मुस्कुरा रहा था। तभी वह मारिया को छोड़कर अपने घर में आया तो उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी कल्टीवेशन कर रही है। भी आर्यन सोचा माँ ने उसकी बातों को दिल से लगा दिया है। अच्छा है। उसने 2 बोतल और उनके आगे रखकर वह से चला गया। फिर अपने रूम में जाकर वर्चुअल स्पेस में चला गया। भी मिथुल साम्राज्य से दूर तियाना कॉन्टिनेंट के बीचों बीच एक साम्राज्य था, मेरी साम्राज्य। इस साम्राज्य को पूरे तियाना कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर कॉन्टिनेंट बोला जाता है और ये है भी तभी उसकी राजधानी में एक कोने में एक बड़ा सा एरिया जो एक पहाड़ पर बसा था। उसके चारों ओर खाई थी। आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। उस रास्ते के शुरुआत में एक बड़ा सा गेट था। उस गेट पर लिखा था तलवार वैली। ये था तलवार वैली का असली हेडक्वार्टर। इस वक्त पूरे हेडक्वार्टर में अचानक एक मूर्ति से रोशनी निकलने लगी। तभी वह के सभी घंटियां बजने लगी। तब वह पर तलवार देव के नीचे एक नाम आया, आर्यन शर्मा। तभी हादसे से पूरे हेडक्वार्टर में हकूम मच गया था। तभी उस मूर्ति के सामने एक आदमी आया। उसके आते ही सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया। तभी उस आदमी ने कहा, हमरे पूर्वज ने किसी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। तभी उन्होंने सभी की तरफ मुड़ के बोला कि पूरे कॉन्टिनेंट में ये खबर पहुंचा दो कि आज दे तलवार वैली में आज से जो देवपुत्र कहेंगे वही होगा आखिर यहाँ के कुलपति का उत्तराधिकारी। मिल ही गया। जिन्होंने ये बात बोला था वो तलवार वैली के बड़े बुजुर्ग थे। इनका ओहदा तलवार वैली में सबसे ऊपर था। अब तक तलवार वैली का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए अब तक तलवार वैली के सरे भर इनके ऊपर था। अब देवपुत्र यानी आर्यन का होगा जो तलवार वैली का हॉल मास्टर आगे से जाकर बनेगा। भी उन्होंने सभी एल्डरों की मीटिंग बुलाई और सबसे चर्चा करने लगे। उन लोगों ने चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकला कि देवपुत्र के बारे में अभी गुप्त रखना चाहिए क्योंकि वो पर्याप्त ताकतवर नहीं है। नहीं तो अभी तक उन्होंने तलवार वैली में विजिट कर लिया होता। इस सभी बातों के बाद बड़े बड़े बुजुर्ग ने कहा कि उन लोगों का हमला बढ़ गया है, हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तभी उन्होंने तीसरे बुजुर्ग से पूछा कि क्या आपने सिंह परिवार से मांगने गए थे। भी उन्होंने कहा कि मास्टर, हमने सिंह परिवार में जाने की कोशिश की थी, लेकिन सिंह परिवार में अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है। वे लोग अभी खुद में बिजी है, इसीलिए हमें कुछ करना चाहिए। तभी बड़े बुजुर्ग ने कहा, क्या किसी भी तरह मालूम हुआ कि सिंह परिवार में क्या हुआ है। तीसरे बुजुर्ग ने कहा, बड़े बुजुर्ग, मैंने किसी तरह से पता किया है कि किसी ने सिंह परिवार का सबसे शुद्ध वंशावली जगा दिया है। इसी वजह से वर्तमान कुलपिता अपने आप को सहज नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने उसे उस शुद्ध ब्लड लाइन वाले शख्स को खींचकर सीक्रेटली मारने को बोला। ये बात बस कुछ लोग ही जानते हैं। भी बड़े बुजुर्ग ने कहा, क्या बात कर रहे हो। सिंह परिवार अपने ही वंशज को मरना चाहता है जिसका वंशावली सबसे ज्यादा शुद्ध है। वे लोग कैसे कर सकते हैं वो भी इस नाजुक टाइम पे। तभी उन्होंने कहा कि जल्दी से पता करो कि देवपुत्र कौन है और उनके बताए बिना उनके सुरक्षा के लिए काम से काम 2 सम्राट रैंक के आदमियों को लगा दो। उसी वक्त एक बुजुर्ग वह पर भगते हुए आया और बोला, बड़े बुजुर्ग, हमने पूरे कॉन्टिनेंट में सभी ब्रांच से बात की पर हमें अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। तभी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देवपुत्र टाइम आने पर जरूर हमरे किसी ब्रांच में कांटेक्ट करेंगे। इसी के है साम्राज्य के में सम्राट लेवल के आदमियों को भेज दो और उसे बता दो कि जैसे ही देवपुत्र दिखे या उनको मदद की जरूरत पड़े उस वक्त उनकी मदद पहुंचा दे और उन्हें बताया जाए कि वो हर हाल में देवपुत्र को खोजने की कोशिश करे। जो भी देवपुत्र को खोजेगा उसे हमरे तरफ से अच्छी टोएफा और हेड ब्रांच में अच्छी पोस्ट मिलेगा। उनके इतना कहते ही सभी लोग वह से चले गए। उसके बाद बड़े बुजुर्ग भी गायब हो गए। इधर इन सबसे बेखबर आर्यन चुपचाप कल्टीवेशन कर रहा था। उसने सोचा कि ये गुरुजी भी कितने कंजूस है, एक तो कुछ सिखाया नहीं और दूसरी तरफ मेरा न जाने कितने अमृत को गायब कर दिया है। ये चीज क्या है, मैं तो बस एक बूंद भी सही से नहीं ले सकता। अभी वह बड़बड़ा रहा था, उसके कानों में तुषार जी की बुरी आवाज गूंजी। वो बोले, क्या तुम मेरा बुराई कर रहे हो बच्चे, क्या तुम पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो। भी आर्यन झुंझला के बोला, मैं क्यों आपकी बुराई करूंगा, सच ही तो बोला है। उसके झुंझलाने के वजह से तुषार जी भी थोड़े सख्त हो गए और आर्यन को घूरने लगे। अभी दोनों एक दूसरे को घर जी रहे थे कि आर्यन को महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई आने वाला है। तभी उसने कहा, ठीक है, मैं इस वक्त जा रहा हूं पर अगली बार आपको मुझे कुछ सीखना होगा। तुषार जी बोले, ठीक है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ तुम अपने सरमानी की तैयारी करो। अगर फर्स्ट रैंक लेट हो तो तुम्हें छोटी मोटी स्किल सुखा
दूंगा, चलो ज्यादा छोटा भी नहीं, तुम्हें एक लेवल 3 का स्किल सीखा दूंगा। इस बात से आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा उसके गुरु चींच क्या है, वो लेवल 3 के स्किल को छोटा मोटा बोल रहे हैं, उन्हें पता भी है कि लेवल 3 का स्किल कितना रेयर है। पूरे मिथुल साम्राज्य में कुछ लोगों के पास में ही यह स्किल है। उसको इतना सोचता देख तुषार जी बोले, चलो बच्चे अब जाओ, तुम्हें लेट नहीं हो रहा। आर्यन सोच रहा था कि क्या बात है, उसके गुरु उसे भेजने पर इतना क्यों तुले है, पर उसको क्या पता कि उसके गुरु को अमृत का पानी लेना था। वो अपनी अकड़ के चलते आर्यन से मांग नहीं सकते और न ही उसके सामने ले सकते हैं भी। आर्यन वैसे ही वह से चला गया, तभी उन्हीं ने जल्दी से अपने पास से बड़ी सी सुराही निकली जिसमें उन्होंने अमृत के पानी को भर दिया। फिर उन्होंने वह से कुछ जड़ी बूटियां निकलकर उस सुराही में डाल दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ उस सुराही पर रखा जिससे उनके हाथों से नीली आग निकलने लगी। कुछ देर आग में पकने के बाद उन्होंने उस सुराही से 2 छोटी छोटी बोतल में भर के अपने पास रख लिया। फिर अपने पास से कुछ पाउडर निकलकर उस सुराही में डाल दिया। फिर उसे अच्छी तरह से मिलाकर उस पर बर्फ जमा दिया। कुछ देर बाद उन्होंने उस सुराही को उठाया और एक घुट मरते हुए बोले, इस अमृत के शराब का तो कोई जवाब ही नहीं। वही दूसरी तरफ आर्यन जैसे ही वर्चुअल स्पेस से बाहर आया, उसके कानों में बाहर से मारिया की प्यारी आवाज आए, आर्यन क्या तुम्हें कंपोजिशन के लिए नहीं जाना क्या? भी आर्यन ने कहा, आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुको। इतना बोल के वह जल्दी तैयार होने चला गया और तैयार होकर ज्ञात जी के रूम में गया तो उसने देखा कि गायत्री जी ध्यान में थी और उनके चारों तरफ बर्फ जम गया था। वो लग रहा था कि वह किसी बर्फ की सिल्ली में कैद हो। ये देखकर आर्यन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे गायत्री जी की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला तभी उसके कानों में तुषार जी की आवाज आई, बच्चे ये गलती से भी मत करना वरना तुम अपनी माँ को खो दोगे। इस वक्त के बच्ची गहरी ध्यान में है, इसीलिए इसे डिस्टर्ब करना तुम पर बहुत भारी लड़ सकता है। 24 वार्षिक सरमनी। आर्यन ने कहा, आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुको। इतना बोल के वह जल्दी तैयार होने चला गया और तैयार होकर ज्ञात जी के रूम में गया तो उसने देखा कि गायत्री जी ध्यान में थी और उनके चारों तरफ बर्फ जम गया था। वो लग रहा था कि वह किसी बर्फ के सिल्ली में कैद हो। ये देखकर आर्यन बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे गायत्री जी की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला तभी उसके कानों में तुषार जी की आवाज आई, बच्चे ये गलती से भी मत करना वरना तुम अपनी माँ को खो दोगे। इस वक्त ये बच्ची गहरी ध्यान में है, इसीलिए इसे डिस्टर्ब करना तुम पर बहुत भारी पड़ सकता है। भी आर्यन बोला, मास्टर मैं क्या करूं, मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकता। भी तुषार जी बोले, बच्चे तुम बहुत जल्द उतावले हो जाते हो, तुम जानते हो ये ध्यान बहुत मुश्किल से मिलता है किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को, लेकिन तुम इसे अपने बचपने में बर्बाद करना चाहते हो। चलो यहाँ ये इस बच्ची को अकेले छोड़ दो अपनी माँ के लिए। बार बार बच्ची सुनकर आर्यन को अच्छा नहीं लग रहा था। भी उसने तुषार जी से बोला, मास्टर आप मुझे बच्चा बोलते ये बात तो ठीक है, पर मेरी माँ को भी आप बच्ची ही बोल रहे। आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे को आप सैकड़ों सालों के हो। भी तुषार जी बोले, नहीं बचे सालों से सदियों से, मुझे कन्फर्म तो नहीं हूँ, पर काम से काम में 1000 साल का होऊंगा ही। उनकी बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया। उसने कहा कि आपकी उम्र कम से कम 1000 साल की है। उसकी हैरानी सुनकर तुषार जी को बहुत गर्व हो रहा था अपने आप परत। भी आर्यन के कानों में मारिया की आवाज आए, आर्यन तुम खो गए हो, तुम्हें जाना नहीं है क्या? शर्मानी में आर्यन बोला, ठीक है चलो। उसके वह मैं ग्राउंड के तरफ जाने लगा। उसके वह पहुंचने के बाद सभी लोग बस उसे घर रहे थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं क्योंकि कल वाली बात आग तो तरह पूरे कबीले में फैल गई थी। उसी टाइम उन सभी के कानों में मजाक उड़ने वाली पड़ी, अरे रे क्या ये कचड़ा फाइट के लिए आ गया है? मुझे तो पता ही नहीं था कि उसके अंदर इतनी हो। ले देखो बच्चे को गुस्सा तो नहीं आ रहा है न? उसकी बात सुनकर सब हंसाने लगे। आर्यन ने जब मुड़ के देखा तो वह कोई और बड़े बुजुर्ग का बेटा कार्तिक था। उसे देखते ही आर्यन के चेहरे पर एक शतिर मुस्कान आ गई। तभी उसमें कहा, कुत्ते कभी भौंकना नहीं छोड़ते, चाहे बाप हो या बेटा, दोनों की दोनों एक ही है, बिल्कुल बेकार। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक की आंखें गुस्से में भर गई। उसने कहा कि क्या बात है, आज रिंग में हो, पता चलेगा कि कौन कुत्ता है और कौन विन्ना। इतना बोल के वह से गुस्से में चला गया। उसको ऐसे जाता देख मारिया खिलखिलाकर हंसाने लगी। तभी सभी लोग मंच पर आने लगे। उन सब के आने के बाद उन लोगों ने देखा कि आज 4 लोग नए थे जो परिवार के नहीं थे। फिर एक बुजुर्ग ने कंपटीशन शुरू करने को कहा। फिर कुछ देर बाद सभी का नाम से पुकारा गया और सभी अपना अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। भी होस्ट ने अनाउंस किया, अब इस प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला है आर्यन शर्मा और कार्तिक रायजादा के बीच। आर्यन शर्मा नाम सुनकर मंच पर बैठे चारों लोग हैरान हो गए। तभी एक ने कहा, क्या ये शर्मा परिवार से है? तो दूसरे ने कहा, नहीं, कोई शर्मा परिवार का लड़का इस छोटे से परिवार ने क्या करेगा? बड़ा बुजुर्ग जो उनके बगल में बैठा था, इस वक्त उसको एक मौका मिल गया आर्यन के खिलाफ साजिश करने का। तभी उसने कहा, नहीं सरकार, वो हमरे रायजादा परिवार का नहीं, वो तो एक बेकार इंसान है जिसको हमरे कुलपिता ने रहने की जगह दी, इसीलिए वह उसका फायदा उठता है, दिन भर राजकुमारी मारिया से चिपका रहता है। उसकी ये बात सुनकर उनमें से एक आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि क्या वह हमारे राजकुमारी के से चिपका रहता है? उसकी इतनी हिम्मत! उनको गुस्से में देख बड़ा बुजुर्ग बोला,
सकार मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप ही देख लो इस वक्त। उसके बाद उसने आर्यन की तरफ इशारा किया। उसके इशारा करते उन लोगों ने देखा कि आर्यन अभी भी मारिया के हाथों में हाथ डालकर बैठा हुआ। तभी अपने नाम की घोषणा सुनकर वह उठा और मंच की तरफ जाने लगा। तभी उसे मारिया की आवाज़ आए, ऑल द बेस्ट। उसकी ये बात सुनकर आर्यन हंसाने लगा और आसपास के लोग सोचने लगे कि ये क्या बोल रही है। तभी आर्यन बोला, ओके। दरअसल आर्यन ने उसे पृथ्वी की भगा थोड़ा थोड़ा सिखा दिया था। उसको इंग्लिश बोलता देख उसे हंसी आ गई थी। तभी वह मुदा और रिंग में चला गया जहां कार्तिक पहले से ही खड़ा था। उसने कहा, बच्चे आगे तू अभी से माफ़ी मांग लेगा तो कही मैं तुझे काम पहुंचाऊं, नहीं तो बाद में मत कहना कि मैंने तुमको चेतावनी नहीं तुम चाहो तो अभी अपने घुटने टेक कर माफ़ी मांग सकते हो। उसकी ये अहंकारी बातें सुनकर अब आर्यन बोर होने लगा। उसने कहा कि क्या तुम बच्चों की तरह बातें करोगे या फाइट भी करोगे। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक गुस्से में आ गया। वह उठा और गुस्से में आर्यन की तरफ देने लगा। उसके हाथ में इस वक्त थोड़ी हरी रोशनी चमक रही थी। तभी उसने कहा, क्लाउड फियर तकनीक। इतना बोल के वह आर्यन को पंच मरने गया। उसके हाथों से इस वक्त हल्की बिजलियां चमक रही थी। तभी आर्यन अपनी जगह से हट गया, जिससे कार्तिक सामने वाले खंबे से टकरा गया। तभी आर्यन बोला, इसी ताकत पर इतना फुदक रहे थे, अब देखो असली ताकत किसे कहते हैं। तभी वह अपने जगह से गायब हो गया। उसकी स्पीड वह पर कुछ लोग ही समझ रहे थे। उसकी स्पीड देखकर तो चारों आदमी भी हैरान थे। तभी आर्यन ने कार्तिक ऊपर हमला कर दिया था। इसमें कोई भी तकनीक या मार्शल टेक्निक नहीं था, वह नॉर्मली हो फाइट कर रहा था। उसके हर मौके पर हड्डियां टूटने की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ ही पल ने आर्यन ने कार्तिक के सभी हड्डियों का चूरमा बना दिया था।